नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस एक दिन भी नहीं बल्कि अब कहें तो 12 घंटे का वक्त ही बचा है और सोमवार 4 मई की सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन इस गिनती के शुरू होने से पहले सियासी गर्मी काफी बढ़ गई है और ये कह सकते हैं कि पारा इतना चढ़ गया है कि क्या कहा जाए। पश्चिम बंगाल के हालात को आप देखकर समझ सकते हैं कि पारा कितना चढ़ा हुआ है। बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले भी टीएमसी कोर्ट गई थी, तब मामला एसआईआर का था और अब चुनाव खत्म हो गए हैं, तब काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए टीएमसी फिर अदालत पहुंची। आपको पता है, दरअसल वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक इन सब का मामला आया था, आपको पता होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात आई कि कल से लेकर आज तक में और आज से लेकर कल यानी कल सुबह क्या कुछ होने जा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको टीएमसी का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीएमसी के ट्वीट को ज़रा लेकर आइए स्क्रीन पर, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे। यहाँ पर देखिए, फाल्टा, डायमंड हार्बर, 21 मई, खर्च की कोई परवाह न करें, अपनी पूरी ताकत लगा दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अगर आप में हिम्मत है तो खुद आएं। यहाँ पर बता रहे हैं, खुद आएं और 50,000 केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात करें। हर मतदान केंद्र पर बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी करें। आपको जितने भी सिंघम उड़ाकर लाने हैं उन सभी को बुलाएं। यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है, जितने भी सिंघम उड़ाकर लाना है सभी को बुलाएं। आपने आईटी सेल को 2 सप्ताह के लगातार गलत सूचना फैलाने के लिए पूरी तरह से व्यस्त रखे और अपने भुगतान किए गए मीडिया को जितना हो सके उतना हवाबाजी करने दें। और हाँ, ज्ञानेश कुमार को फाल्टा लाएं और उन्हें अपनी मशीनरी के हर एक पुर्जे में अपने हाथों से तेल लगाने दें। ये सब करें, हम आग्रह करते हैं, क्योंकि जब धुआं छटेगा और वोटों की गिनती होगी तो फाल्टा की जनता ही अंतिम निर्णय लेगी और फाल्टा की जनता पहले ही फैसला कर चुकी है। इसीलिए तैयार होकर आएं, या इससे भी बेहतर हारने के लिए तैयार होकर आएं। फाल्टा, ये बात यहाँ पर साफ साफ, इससे भी बेहतर कि हारने के लिए तैयार होकर आएं, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। फाल्टा का जिक्र यहाँ क्यों आ रहा है, बार बार ये समझना जरूरी है। फाल्टा का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से दोबारा फाल्टा में मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग ने जो आदेश किया है और 21 मई को चुनाव होना है और उसके 2 दिन बाद इसकी गिनती होगी। फाल्टा वो क्षेत्र है, और क्यों यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आना है दोबारा आए। फाल्टा वो क्षेत्र है जहाँ से आपको याद होगा, जहाँ पर अजय पाल शर्मा और वो गए आईपीएस ऑफिसर, और उन्होंने जिस ढंग से वहाँ के प्रत्याशी को धमकाते हुए उस प्रत्याशी के परिवार को धमकाने की कोशिश की थी, वो भी आपने देखा था। तो ये फाल्टा को लेकर यहाँ बवाल क्यों मचा हुआ है, ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि कल 15 बूथों पे चुनाव हुए। आपको पता होगा कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे भले कल आएंगे, लेकिन कल 15 बूथों पे ऑलरेडी मतदान करवाया गया, वोटिंग हुई थी। लेकिन फिर ये खबर आती है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में भी सभी बूथों पर फिर से वोटिंग होगी, और ये वोटिंग आप करवाना था तो पहले करवा सकते थे, लेकिन इसको नहीं करवा रहे हैं अब। और कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। कह कौन रहा है, तो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, घमासान जबरदस्त नजर आने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर का हाल आपको बताता हूं। भवानीपुर में तो ईवीएम पर हंगामा खत्म नहीं हुआ है। आज फिर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मतगणना केंद्र पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे वाली 2 कारों को उस परिसर में जाने दिया गया जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम रखी गई है। इस बात पर काफी हंगामा हुआ। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, इसी स्कूल में मतगणना केंद्र, स्ट्रांग रूम भी था और मतगणना केंद्र बनाया गया, और इसके सामने गुरुवार रात को 4 घंटे धरना दिया था।
ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में अनधिकृत लोगों के प्रवेश का आरोप लगाया था और अब फिर वही छेड़छाड़ के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में समझ आता है कि चुनाव आयोग अच्छे से चुनाव करवाने का दावा कर अपनी पीठ कैसे थपथपा सकता है। खासकर फाल्टा के मामले में तो ये बात और भी अजीब लगती है, क्योंकि इसी क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश से आए आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो टीएमसी नेता जहांगीर खान को नाम लेकर धमका रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग का कहना है कि यहां गड़बड़ी हुई है, इसीलिए सारे बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। तो फिर आईपीएस अधिकारी किस बात की हनक दिखा रहे थे उस वक्त? वैसे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को सारी ताकत यहां लगाने की चुनौती दी है, जो यहां पर आपके सामने हमने रखा, जो टीएमसी के नेता के रूप में, और जिसमें उन्होंने कहा कि फाल्टा डायमंड हार्बर 21 मई। आइए जरा एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं यहां अभिषेक बनर्जी टीएमसी का, कि फाल्टा डायमंड हार्बर 21 मई, खर्च की कोई परवाह ना करें, अपनी पूरी ताकत लगा दें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अगर आप में हिम्मत है तो खुद आएं, 50,000 केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात करें, हर मतदान केंद्र पर बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी करें, आपको जितने भी सिंघम उड़ाकर लाने हैं उन सभी को बुलाएं, अपने आईटी सेल को 2 सप्ताह तक लगातार गलत सूचना फैलाने के लिए पूरी तरह से व्यस्त रखें, अपने भुगतान किए गए मीडिया को जितना हो सके उतना हवाबाजी करने दें, और हां, ज्ञानेश कुमार को फाल्टा लाएं और उन्हें अपनी मशीनरी के हर एक पुर्जे में अपने हाथों से तेल लगाने दें। ये सब करें, हम आग्रह करते हैं, क्योंकि जब धुआं छटेगा और वोटों की गिनती होगी तो फाल्टा की जनता ही अंतिम निर्णय लेगी। ये फाल्टा की जनता हमें पहले ही फैसला कर चुकी है, इसीलिए तैयार होकर आए, या इससे भी बेहतर हारने के लिए तैयार होकर आए। वहीं टीएमसी ने फाल्टा को लेकर एक और पोस्ट लिखी है। ये तो टीएमसी के ही नेता अभिषेक बनर्जी का पोस्ट था, लेकिन टीएमसी का एक और पोस्ट है, वो पोस्ट भी मजेदार है। फाल्टा के लोगों से पूछिए, मुस्लिम पुरुष आपको बताएंगे कि यहां कोई दुश्मनी नहीं है, वो ईद और काली पूजा एक समान मनाते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। हिंदू महिलाएं आपको बताएंगी कि इन मोहल्लों में हिंदू और मुस्लिम बच्चे भाई बहनों की तरह साथ साथ बड़े होते हैं। यह है बंगाल, इसकी सांप्रदायिक सद्भाव, इसकी समन्वयवादी आत्मा, भाईचारे और समावेशिता की सदियों पुरानी परंपरा, जिसे कोई भी बांग्ला विरोधी बोहिरा गोटो कभी तोड़ नहीं पाया। और यही सद्भाव भाजपा को पागलपन की कगार पर ले जा रहा है। जो जनता बंटने से इनकार करती है उसे भाजपा जीत नहीं सकती, इसीलिए वो एक व्यापक दुष्प्रचार अभियान चलाते हैं, ऐसी दरारें पैदा करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और प्रार्थना करते हैं कि उनका जहर यहां जड़ पकड़ ले। ऐसा नहीं होगा। बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है, यह धरती उनके जहर को नहीं सोखती। ये बात यहां टीएमसी कह रही है। टीएमसी की इन पोस्ट से जाहिर है कि फाल्टा पर दोबारा चुनाव का फैसला बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। टीएमसी के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर झूठ का आरोप लगाते हुए लिखा है। क्या लिखते हैं यहां पे? देखिए, भाजपा झूठ की सोन पापड़ी है, जो एक झूठ की परत पर दूसरे झूठ की परत चढ़ाती है। बंगाल के फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने का फैसला बता रहा है कि भाजपा अपनी बेहद शर्मनाक हार से चेहरा छुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही है। चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स व टीवी प्रसारणों के आधार पर यह निर्णय लिया है। जनता पूछ रही है, इसका मतलब तो यह हुआ कि मतदान केंद्र के अंदर तक मीडिया की पहुंच थी, जो नियमानुसार असंभव है, खास तौर पर तब जब हर बूथ को केंद्र के नियंत्रण वाले सशस्त्र बलों की तैनाती से छावनी बना दिया गया था। चुनाव आयोग ने जो तो बूथ कैप्चरिंग तक की तथाकथित आशंका जाहिर कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑब्जर्वर थे उनकी भूमिका संदिग्ध है, सबसे पहले उनका निलंबन हो। जनता तो यहां तक कह रही है कि अगर सच में कोई गड़बड़ी हुई है तो पुनर्मतदान में होने वाले खर्चे की वसूली भी उन अधिकारियों के खाते से ही हो जिनकी लापरवाही या किन्हीं अन्य अवांछित गतिविधियों में मशगूल भ्रष्ट आचरण की वजह से ये हालात पैदा हुए।
वैसे जनता जानती है, ऐसा कुछ होता तो अब तक सैकड़ों वीडियो आ चुके होते। ये भाजपा का बनाई हुई झूठ की एक और परत है। भाजपा कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जनता ने तो टीएमसी को पहले ही 234 सीट पर आगे कर दिया है। भाजपा के परिणाम बदलने की हर कोशिश को तृणमूल कांग्रेस के सचेत और सतर्क कार्यकर्ता नाकाम कर देंगे। जागरूक कार्यकर्ताओं से हमारी अपील है, हाथ में जब तक जीत का प्रमाण पत्र नहीं रहना चौकन्ना। जब यहां कह रहे हैं हाथ में जब तक जीत का प्रमाण नहीं रहना चौकन्ना, तब तक विश्राम नहीं। ममता बनर्जी के लिए लिखते हैं हैशटैग दीदी हैं दीदी रहेंगी। तो अखिलेश यादव ने जिस हैशटैग का इस्तेमाल किया है, असल में बीजेपी को सबसे ज्यादा डर उसी का है, यानी दीदी हैं दीदी रहेंगी। और नरेंद्र मोदी या अमित शाह जितने भी अपमानजनक तरीके से दीदी को पुकार लें, आखिर में उनका कद ही छोटा नजर आता है। और इस पश्चिम बंगाल पर इतनी बात रखने के पीछे आप समझ सकते हैं कारण क्या है। देख लीजिए बंगाल का सूरत हाल। इसके अलावा असम में भी चुनाव है, चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट कल आना है। तमिलनाडु में भी रिजल्ट आना है, केरल में भी आना है और पुदुचेरी में भी आना है। बीजेपी के दरवाजे खुलेंगे इन तमाम राज्यों में, और खासकर केरल और तमिलनाडु में ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। असम और पुदुचेरी में तो भगवा रंग पहले से रंगा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या कुछ होगा, ये तमाम राज्यों के नतीजे कल आएंगे। सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, तब तक जब तक कि फाइनल नतीजे ना आ जाएं। तमाम विश्लेषणों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं चुनावी नतीजों से पहले बवाल पश्चिम बंगाल में खासकर, और उसके बाद चुनाव आयोग से क्यों हो रहे हैं ढेरों सवाल। अभी आपने देख लिया 3 सवाल आपके सामने, 2 सवाल टीएमसी की तरफ से और एक अखिलेश यादव की तरफ से अभी आपके सामने रख चुका हूं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे कल देखिए सुबह 6 बजे से। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ वरिष्ठ साथी, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। लगातार सुर्खियां जो हैं वो आप समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हैं। रविवार का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण। प्रोफेसर उज्जवल चौधरी जी आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी साहब नमस्कार करता हूं, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जयशंकर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, उधर कोलकाता से ही प्रफुल्ल कोलख्यान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, इधर दिल्ली से जुड़े हुए हमारे और 2 साथी प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सातों का स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत कुछ रख चुका हूँ, छोटी सी अपनी बानगी, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ज़रा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे समझना चाहता हूँ, फाल्टा के चुनाव को कैसे आप देखते हैं? 284 सीटों पर दोबारा मतदान, 284 बूथों पर, माफ़ी चाहता हूँ, फाल्टा सीट, और वो भी 21 तारीख को। नतीजे आने के बाद जो उपचुनाव कैसे होते हैं या रीपोलिंग कैसी होती है आप अच्छे से जानते हैं। जिसकी सरकार आएगी लगभग उसी तरफ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था। हमारे 2 साथी उधर से पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर उज्जवल चौधरी जी और प्रफुल्ल कोलख्यान जी, ये और बेहतर बताएंगे। लेकिन ओपनिंग कमेंट आपसे, आखिर क्या है कि यहाँ पर चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए बिल्कुल उतारू हो गया, चुनाव करवा ही डालना है, रात को विज्ञप्ति जारी करता है? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, पहली बात तो जो आपने ट्वीट दिखाया जो टीएमसी की तरफ से आया है, उससे ऐसा लगता है कि टीएमसी पूरी कॉन्फिडेंस में है, और ये बात बिल्कुल पक्की है कि टीएमसी वहां पे धुआंधार तरीके से जीत रही है, एक तरफा लड़ाई है। और ये जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि सारे पैसे ले आइए, सारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस को ले आइए, सारे मंत्रियों को ले आइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, इसका मतलब ये है कि जो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई चल रही थी वहां पर, जहां पे बंगाल के लोगों को ये मैसेज दिया गया था टीएमसी की तरफ से कि एक इन्वेजन है और आपके अधिकारों का और आपकी स्वतंत्रता का हनन करने के लिए बाहर से, गुजरात से ये लोग आए हुए हैं, इसका माने वो मैसेज चला गया है, ये कॉन्फिडेंस ये दिखाता है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि जो आप कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वाले कि फाल्टा के अंदर दोबारा ये चुनाव कराएंगे और ज्यादातर मतदान केंद्रों में कराएंगे या पूरे में कराएंगे। भाई अगर इतनी ज्यादा सेंट्रल रिजर्व पुलिस लगी हुई थी वहां पर, तो ये बेईमानी कैसे हो गई? कोई इसमें रिपोर्ट लिखाई गई क्या?
कोई जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने कोई रिपोर्ट दी क्या? वहां पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी क्या? उसकी कोई फोटोग्राफी है, उसकी कोई वीडियोग्राफी है? क्योंकि कहा गया था कि वहां तो सीसीटीवी रहेंगे और सीसीटीवी जो है वो चुनाव आयोग जो है 45 दिन के बाद उनको नष्ट कर देगा। माने जो हारे हुए कैंडिडेट हैं जिनको हराया जाएगा उनको सीसीटीवी नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास तो होगा, चुनाव आयोग के पास तो होगा। तो चुनाव आयोग को अगर कोई मान लीजिए कानून का उल्लंघन कोई कर रहा था तो उस पर रिपोर्ट दिखानी थी, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो ना होकर इसका मतलब ये है केवल एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जहांगीर खान ने वहां पे चैलेंज किया था, जब ये अजय पाल शर्मा वहां पे गए और जाके उन्होंने, देखिए ये अधिकार तो किसी भी कानूनी अधिकारी को है, अगर आपके निगाह में कोई आदमी अपराधी है, उसने कोई अपराध किया है, उसे तो आप कह सकते हैं कुछ, और वो भी तब कह सकते हैं जब उस पर कोई आप मुकदमा दर्ज करा दें या कोई आरोप तय कर दें या पुलिस में रिपोर्ट लिखा दें, लेकिन उसके परिवार को, लोगों को और महिलाओं को डांटने का किसी को अधिकार नहीं है। माने परिवार में अगर एक व्यक्ति कानून तोड़ता है तो ये नहीं है कि उसके बच्चों को और उसके माँ बाप को अपमानित किया जाएगा। तो जो अजय पाल शर्मा ने किया था, अच्छा ये दिखाया गया था, वो अपने साथी पत्रकार को लेके गए थे, पूरी वीडियोग्राफी करा दी थी, ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़े सिंघा में वो चाह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ उनका आउट ऑफ प्रमोशन कर दें, उनको सीधे अब डीजी बना दें, लेकिन वहां वो उल्टा पड़ गया। उनके जो सारे लोगों ने जब उसकी विवेचना की, उन्होंने किए तो बिल्कुल कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। जिस प्रकार से वो घिर गए, तो केवल ये दिखाने का प्रयास हो रहा है, एक जो मैसेज देने का प्रयास हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से, वो ये है कि फाल्टा के अंदर अगर जहांगीर खान ने कोई दुस्साहस किया है तो हम इनको बाद में देख लेंगे, अभी लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, टीएमसी की सरकार बन जाएगी, उसके बाद ये भी जीत जाएंगे। क्योंकि जो मेरे को फाल्टा के बारे में खबर है, जो मुझे वहां की सूचना है, जहांगीर खान 50,000 वोट से जीत रहे थे, अब ये होगा सबको तो 70,000 वोट से जीत जाएंगे, क्योंकि जहां जहां इन्होंने रिपोलिंग कराई है वहां भी लेकिन इतनी 2.5 लाख सेंट्रल रिजर्व पुलिस के होने के बावजूद अभी तक ये कहा जा रहा था कि साहब चुनाव आयोग को आप बधाई दीजिए कि उन्होंने, और उन्हें वो दे दीजिए, भारत रत्न दे दीजिए कि उन्होंने हिंसा रहित इस बार चुनाव करा दिया। अब कह रहे हैं कि रिपोलिंग की भी आवश्यकता है। अरे जहां जहां रिपोलिंग हुई है उसके बाद, अच्छा एक चीज और राजीव जी बताइए, मैं तो टेक्निकली सोच रहा था, मान लीजिए एक पोलिंग बूथ पे 700 वोटर्स हैं, मान लीजिए 15वें वोटर ने जाके वहां पे टेप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, 16वां वहां गया होगा, 17वां गया होगा, 18वां गया होगा, 19वां गया होगा, 20वां गया होगा, तो ये तो हमें जानने का अधिकार है कि ये कब आइडेंटिफाई हुआ, या एक भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर ऐसा नहीं था जिसने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे टेप लगने के बावजूद कोई उस पर आपत्ति नहीं की और बाहर आके प्रेसाइडिंग ऑफिसर को या बाकी लोगों को नहीं बताया कि अंदर ये चिप लगी हुई है और उनके वोटिंग के ऊपर। इसका मतलब ये है या तो वहां पे बीजेपी का कोई वोटर ही नहीं था, इसलिए वहां पे किसी ने रिपोर्ट नहीं किया और बाद में उनको पता चला। और ये कैसे हुआ, इतनी सुरक्षा बल, इतने प्रेसाइडिंग ऑफिसर, इतना सब होने के बावजूद, क्योंकि एक आदमी अगर वोट देके जाता है, अगर उस पर चिप लगाता है तो दूसरा आदमी जाके बताएगा। अगर मैं ही मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का वोटर होता, मैं तो जानता हूं कि मैं नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इतना विवेक तो मुझे है कि भारत माता के लिए और हमारे देश के लिए क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं जाके प्रेसाइडिंग ऑफिसर को बताता। और वहां पे जो टेप लगी हुई, ये कब पता चला, कितनी देर के बाद पता चला और क्यों नहीं पता चला, और इतने ज्यादा अफसर होने के बाद क्यों नहीं पता चला? तो देखिए वास्तविकता ये है, ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई आज की तारीख में। अब इसके बाद चुनाव आयोग जैसे पता चला कि वहां पे जो ममता बनर्जी का जो चुनाव क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी घुसती है, जबकि वहां पे मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी जा रहे हैं उनके नंबर नोट होते हैं, बाकायदा उनकी एंट्री होती है, उसकी एंट्री नहीं होती। जब टीएमसी के वर्कर्स उसकी जाके रिपोर्ट करते हैं तो वहां के अधिकारी कहते हैं नहीं, गाड़ी हमने निकाल दी। बाद में पता चलता है वो गाड़ी निकलती नहीं है, आधे घंटे बाद गाड़ी निकलती है और भाग के निकल जाती है और तेजी से बाहर चली जाती है। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि इस बार चुनाव आयोग के किसी भी कृत्य पे जनता को विश्वास नहीं है, बंगाल की जनता को, तमिलनाडु की जनता को। तो इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तब तो ये लगेगा कि शायद हमारे देश के अंदर लोकतंत्र शायद थोड़ा बहुत बाकी है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि चुनाव आयोग ने अपने को जितना ज्यादा संदिग्ध बना दिया है और जितना ज्यादा आज के तारीख में उस पर विवाद है, उतना हमने 80 साल में नहीं देखा। तो 2014 के पहले जो कहा जाता था, उसके बाद कहा जाता था, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हमें लग रहा है वो सारी चीजें हो रही हैं जो 70 साल में हमने कल्पना भी नहीं की थी, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति देख रहा हूं कल के बाद,
अगर इन्होंने जनमत का विरोध किया तो भी बहुत बड़ी परेशानी है, और जनमत का इन्होंने अगर विरोध नहीं किया तो वहां पे टीएमसी 250 सीटें जीत के आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति होगी, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं गएंगे। इतना पैसा झोंकने के बाद, चुनाव आयोग के खुला नंगा नाच करने के बाद, लोकतंत्र को बंधक बनाने के बावजूद ये चुनाव में 50-60 सीटें जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। ज़रा इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं ज़रा प्रोफेसर उज्ज्वल जी के पास में। उज्ज्वल चौधरी जी, ज़रा ये बताइए, ये एक बहुत यहाँ प्रोफेसर स्वामी जी ने बहुत सही बात कही कि वो जो टेप लगाने की घटना है, जहाँ से फाल्टा में दोबारा चुनाव की बात हो रही है, हो क्या रही है, दोबारा चुनाव करवा रहा है चुनाव आयोग, ये आखिर मोबाइल फ़ोन लेके तो कोई वोटिंग सेंटर पे जाता नहीं है, फिर वो वीडियोग्राफी होती है, फिर आकर दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे डाला जाता है, चाहे एजेंसीज को, न्यूज़ एजेंसीज को दिया जाता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? इस पे भी तो सवाल उठे होंगे ना, वहाँ लोकल में ये बात भी होगी चर्चा में। इसलिए मैं ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि प्रोसेस तो यही है कि आप मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है कोई ना कोई अंदर का ही वीडियो बनाया होगा, और अगर टेप लगा हुआ है तो टेप हटा देते, अगर इतना ही है तो। और जो प्रोफेसर साहब बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि और लोग आए, उनको आपत्ति नहीं हुई, कोई और आता है और उसके बाद इस बेस पर, उसके अलावा और भी बहुत सारे बेस हैं, लेकिन फाल्टा के पुनर्मतदान से इस पूरे चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी जी। हाँ जी, पहली बात है, ये फलता नाम है, इस जगह का नाम फलता है। फलता, और ये फलता, फा नहीं, फलता, लौता, फलता। तो फलता का ये जो उन्होंने कहा वो सही क्वेश्चन भी है कि वहां कोई खास बीजेपी के वोटर्स है नहीं। अगर कोई भी वोटर होता, डिसाइडेड वोटर होता, तो जाके वो अपना चिन्ह नहीं मिलता तो साथ साथ हल्ला करता, तो वो कोई वोटर है नहीं। बाद में, बहुत बाद में, कोई एक व्यक्ति, शायद उनके वोटर निकले होंगे, जो जाके देखा कि ये नहीं है, ये टेप लगा हुआ है। उसने फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताया, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर गए तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग की गई, क्योंकि बाहर से और भी लोग आए इसमें, जब ये मामला बड़ा हो गया। लेकिन मुझे जो कहना है, ये बहुत ही छोटी घटना थी, और इस घटना के कारण वो पर्टिकुलर बूथ में दोबारा वोट अगर होता भी, पिछले अभी तो कल ही रिपोलिंग हुआ था, वहां उसका भी हो सकता था। बस उस एक बूथ के कारण पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 240 से ज्यादा बूथ है, उसको दोबारा करवाना, मतलब लोगों की तो हैरानी है ही, सरकारी तंत्र का भी बहुत बड़ा एक एक्सपेंस है। तो ये कम्प्लीटली ईगो में आकर हो रहा है, इतना ही मैं कह सकता हूँ जहां तक इसकी बात है। दूसरी बात है, ये इस सीट पे 72,000 से ज्यादा वोट से पिछली बार जहांगीर खान ने जीता था। तो अब वैसे भी ये सीट बहुत ही सेफ सीट है इसका। अब तो ऐसा है कि इस चुनाव, दोबारा जब चुनाव होगा, ये तो लाख वोट से भी ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें इसको लेकर हम पूरे बंगाल का डिस्कशन नहीं करना है। बंगाल का डिस्कशन के संदर्भ में अगर आप बोले तो ये फलता एक छोटा सा फुटप्रिंट होगा। इस वक्त बड़ा दिख रहा है क्योंकि अभी उसको रिपोल आंसर किया गया। कल सुबह इसका नाम तक भी कोई नहीं बोलेगा, वो 21 तारीख को दोबारा जब उसका रिपोलिंग है तभी दोबारा आएगा। जी, आप अन्य प्रश्न कर सकते हैं राज्य लेकर, मैं फलता के संदर्भ में इतना ही बोला। जी, फलता, लेकिन जरा अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। जरा ये बताइए उज्ज्वल जी की क्या यहाँ जितना टेंस माहौल बनाया गया है 5 राज्यों में से, ये पश्चिम बंगाल, इसको किस रूप में आप देखते हैं? हर तरफ छावनी में तब्दील, कोई परिंदा भी पड़ ना मार सके, उसके बाद भी आप उपचुनाव यहाँ रीपोलिंग करवा रहे हैं, इतना टेंस माहौल। वो तो फेलियर है ही है सिक्योरिटी का, अगर आपके रहते हुए भी रीपोलिंग करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन अगर पूरे माहौल को बताएं, कोई एक तरफा नहीं कह सकते। इस बार जो होगा, हाँ, मेरा भी आंकलन यही है कि तृणमूल की चौथी सरकार बनेगी, ये बात सच है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा, इस बार लोगों के अंदर कुछ मुद्दों पे तृणमूल के खिलाफ भी काफी रोष था। आरजी कर की घटना, इसके अलावा इसके पहले संदेशखाली का घटना, ऐसे इसके अलावा भी कुछ और घटनाएं हैं। सिंडिकेट राज विशेष करके उस पर काफी रोष था, लेकिन इतना रोष नहीं कि आप 15% सीटों में पोलिंग एजेंट दे नहीं पाए और आप जीत जाएंगे राज्य में, ऐसा हो नहीं सकता। भाजपा ने करीबन 14 पॉइंट सम %, 15 से थोड़ा कम,
इतने सीटों पे अपना पोलिंग एजेंट नहीं दे पाया। तो आज ये कहना कि आपके संगठन के बिना ही केवल मोदी के चेहरे पे और मीडिया के पावर से आप आ जाएंगे, ये नहीं है। दूसरा पॉइंट है, SIR बहुत बड़ा मुद्दा है। SIR ने 92 लाख लोगों के वोटाधिकार छीना है। अब आप कह सकते हो कि उसमें बहुत लोग यहाँ से वहां चले गए हैं, अन्य जगहों में बहुत लोगों की मौत हो गई है। जैसे मैं ही कहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा के नाम थे, लेकिन मम्मी पापा तो अभी जिंदा है नहीं, पिछले 2-3 सालों में चले गए, 3-4 सालों में। सो ये बात सच है कि SIR में कुछ लोगों का नाम कटना स्वाभाविक है, लेकिन जो सारे बातों के बाद भी 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जो शब्द है ही नहीं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, उस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में AI द्वारा 27 लाख लोगों को जो रोका गया, और उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस पे आपका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, जितनी जल्दी हो इस पर एडजुडिकेशन होनी चाहिए, उसके बावजूद केवल 1500 लोगों का एडजुडिकेशन हुआ उस 27 लाख में, जिनमें से 1350 का करेक्ट पाया गया, यानी 90% के ऊपर लोगों का करेक्ट पाया गया। तो यानी 27 लाख में करीबन 25 लाख के ही सही थे होंगे शायद, अगर ये सैंपल को माना जाए तो ये 27 लाख के जो नाम काटा गया, इसको लेकर रोष बहुत ज्यादा है। इनके ये इस तरह के, मैं 6 परिवार को जानता हूँ, परिवार के बाकी लोगों का सबका हो गया, एक मेंबर का नहीं हुआ। अब वो पूरा परिवार नहीं वोट देगा, उसमें से भाजपा समर्थक परिवार भी हैं, तो वो पूरा परिवार नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके परिवार में से एक जन का नहीं है। लेकिन जिनके नाम आए, जैसा मैं एक नाम लेके कहता हूँ क्योंकि वो ओपनली कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरूप घोष, ITC के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रधान, जिनकी बेटी का नाम आ गया, मम्मी पापा का नाम नहीं आया। और मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं आलिया यूनिवर्सिटी के, पिताजी का नाम आया, इसमें सॉरी बच्चों का नाम आया, उनका नाम नहीं आया। तो वो मजाक से पूछते हैं बच्चे कहाँ से आए। सो एक में पिताजी का नाम है, एक में बच्चों का नाम, ऐसा है। सो इस तरह के जो परिवार हैं, जो नाम आ भी गए, वो भी हसल्ड हुए हैं। मैं कम से कम, मतलब यहाँ आप लोग देखे ही होंगे, कम से कम 70-80 पिक्चर्स देखे हैं, जो 75 से लेकर 95 तक उम्र वाले लोगों को, 100 साल उम्र वाले लोगों को अपने बच्चे उनके गोद में लेके SIR के वहाँ हियरिंग में आए हुए हैं, 8-8 घंटे बैठे हुए हैं। ये लोग थोड़ी भूल जाएंगे। SIR एक आइडेंटिटी का इशू बना दिया गया था। तो SIR के कारण 1 करोड़ लोगों का वोट में इफेक्ट होगा। उसमें बहुत लोग शायद पहले से ही एंटी बीजेपी थे, लेकिन इसमें बहुत लोग जो सॉफ्ट या क्या फेंस सीटर्स थे, वो भी बदलेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, जो ये कैंपेन किए थे आखिरी में, एक आरजी करके प्रताड़िता जो महिला जिनका डेथ हो गया, डॉक्टर जिनका डेथ हो गया या मार दिया गया है कहना चाहिए, उनकी मम्मी को कैंडिडेट बनाया। लेकिन ये माँ के इतने 100 वीडियो हैं पहले के, जिसमें वो CBI ने उन्हें इनजस्टिस दिया, जस्टिस नहीं दिया, मोदी शाह उनसे मुलाकात नहीं किया, इस पे बहुत सारे क्रिटिकल है वो सारे वीडियो। तो उन्होंने सोचा था आरजी करके बेटी का माँ को लाकर वो मामला बिगाड़ देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। या वहां नहीं, केवल इतना ही नहीं, वो उल्टा पड़ गया है। ये एक साइड हुआ। दूसरा पॉइंट है, जो 1500 रुपए का लक्ष्मी का भंडार जो महिलाओं को मिलती है, गरीब महिलाओं को, अभी बंगाल में पिछले कई सालों से मिल रहे हैं। इसके सामने अन्नपूर्णा भंडार रखे हैं 3000 रुपए का, और ये अब घर घर तक तृणमूल ने ये बात पहुंचा दी। ये 3000 कैसे दोगे आप, जब दिल्ली के 2500 नहीं दे रहे हो महिलाओं को, जब आपने 10,000 बिहार को देकर वापस ले लिए परिवारों से, कई लोगों के घर तोड़ दिए, जब आपने लाडली बहना स्कीम में महाराष्ट्र को पैसे देकर औरतों को इलेक्शन के बाद बंद कर दिए, इलेक्शन के पहले 3 किस्त दिए, उसके बाद बंद कर दिए। ये बात अब घर घर में पहुंच गया है, कागज में लिखकर वो लोग हर घर में पहुंचा है। तृणमूल के नीचे लेवल के जो वर्कर्स हैं, बिना मेन स्ट्रीम मीडिया का, सोशल मीडिया का व्यवहार करते हुए, मेरी एक पुरानी छात्रा भी उनके सोशल मीडिया में, उनके माध्यम से बहुत कुछ जानता हूं मैं। तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, एक लूडो का, बंगाल में लूडो बहुत कॉमन है, लूडो और कैरम बहुत कॉमन है। लूडो का बोर्ड बनाया जिसमें हर सरकारी स्कीम, मतलब राज्य सरकार का स्कीम जैसा कन्याश्री है, कन्याश्री आपको बताया 90 लाख, अभी तक 90 लाख लड़कियों को बेनिफिट मिला है पढ़ाई में, क्लास 10 से 12 या 12 से ऊपर जाने के लिए कन्याश्री के बेनिफिट मिला है। ये जो पैसे लिए हैं और आगे की पढ़ाई किए हैं, ये क्या भूल जाएंगे चुनाव के टाइम में? केवल एक चेहरा देखकर या थोड़ा कैंपेन से अगर 2-4 पैसे ले भी लिए उनके पेरेंट्स, ये बच्चे, ये औरतें नहीं भूलेंगे, ये सब नहीं भूलेंगे। तो ये
कन्याश्री में का जो काम था उसमें रूपश्री है, सबुज साथी है, शास्त्रश्री है, शास्त्र साथी, सॉरी, आप जानते हो ये आयुष्मान भारत में ये इंश्योरेंस के खर्चे दिए जाते हैं, लेकिन शास्त्र साथी में, और वो भी 4 कंडीशन है जिसमें ऑलमोस्ट सब लोग निकल जाते हैं। शास्त्र साथी मिडिल क्लास तक भी गया है, एकदम गरीब तबके से लेकर मिडिल क्लास, और वो एक्चुअली डिलीवर हुआ है। तो ये जो आपके प्रोडक्टिव सोशल वेलफेयर के स्टेप्स है, ये अभी काफी हद तक इनको मदद दिया है। मुसलमान वोट डिवाइडेड था, मैं बताऊं, सच बात बताऊं, इलेक्शन के पहले डिवाइडेड था कई कारणों से, लोकल लेवल के करप्शन और कई चीजों के कारण से। लेकिन जितना ज्यादा सीए, उसके बाद एनआरसी, उसके बाद एसआईआर, उसके बाद नाम कटना, इतना हुआ, बाकी भी सब मुसलमान एक हो गए। मैं पहले नंबर बताऊं, 24% भारत बंगाल का मुसलमान पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, समझ लो 4 में से 1 जन, 4 में से 1 जन। लोग कहते हैं कि अब वो 32-33% हो गया। आप अगर उनको पूछो भाजपा को तो 40 के करीब बताएंगे। लेकिन अगर मैं 2011 का सेगमेंट भी लूं तो भी इसमें अब इस वक्त 2 करोड़ के करीब मुसलमान पॉपुलेशन है। अगर 2 करोड़ के करीब, उसमें सब लोग वोटर नहीं है, समझ लो 1.5 करोड़, उसमें कुछ वोटर नाम काटे भी हैं, समझ लो 1.25 करोड़। ये 1.25 करोड़ तो इकट्ठा वोट देंगे, जो टूट कर इधर उधर जाने वाले थे सीपीएम की तरफ या किसी की तरफ, वो नहीं जाएंगे। यहां तक भी सीपीएम का कैंपेन जबरदस्त रहा है, कांग्रेस तो और भी जबरदस्त रहा है, पर्टिकुलरली मुर्शिदाबाद में और एक जगह में मालदा में। तो मालदा में 3-4 सीट भी मिलेंगे उन्हें, लेकिन सीपीएम को सीट मिले ना मिले हम कह नहीं सकते, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जो 6% हो गया था वो बढ़ेगा, वो जरूर बढ़ेगा। और ये वोट, पहले ये स्लोगन दिया था सीपीएम के नीचे तबके में और इवन भाजपा ने, आगे राम पौरे बाम, पहले राम को फिर बाम को। अब वो स्लोगन इस बार एकदम ही नहीं है। सो जो 15-16% एक्स्ट्रा मिला था पिछले चुनाव में, उसमें से करीबन 4-5% कम से कम सीपीएम कांग्रेस की तरफ वापस जाएगा भाजपा से। ये भी एक कारण है, भाजपा को तकलीफ है। और भी बहुत सारे कारण है। सबसे आखिरी में कहूंगा, आज पूरे सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल है। उस फोटो में एक 70 साल की बूढ़ी औरत का हाथ है, हाथ में एक डिजिटल हेल्थ चेक का होता है, और डिजिटल वो वॉच की तरह वो लगा हुआ है, और इतना उंगली ऐसा उठा हुआ, और उसमें नीचे लिखा है, मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। ये अब 5 मिलियन से ज्यादा इसको शेयर हो चुका है बंगाल में। ये ममता बनर्जी का दाहिना हाथ है, सॉरी बायां हाथ है, ममता बनर्जी का बायां हाथ है, केवल हाथ के, कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे इसके सामने कोई चेहरा नहीं है। 4 लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बुरी तरह से मुसलमान लोगों को लेकर कैंपेन किया है, नाम उठा कर। दूसरा भद्र आदमी है सुकांत मजुमदार, जो एमओएस एजुकेशन है सेंटर पे। तीसरा आपका दिलीप घोष, जो पुराने भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट थे, गाय के दूध से सोना उगलने की बात करते थे। और अभी जो भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्य में, सौमिक भट्टाचार्य, वो भी बहुत ही भद्र आदमी है, ममता को पर्सनली अप्रिशिएट करती है कि मिट्टी से ऊपर गई है। तो ये चारों में लेकिन बहुत जोर का रस्सा कसी है। और एक जो कानाफूसी में, र्यूमर में बात चलती है कि अगर बाई चांस अगर बीजेपी जीत जाए, ये चारों में से एक को भी नहीं देकर, जिस तरह से छत्तीसगढ़, आपका क्या कहते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि ओडिशा, हर जगह में हुआ, उसी तरह से यहाँ स्वपन दास गुप्ता, जो दिल्ली से भेजा गया है, मोदी शाह के क्लोज है, उनको बनाया जाएगा चीफ मिनिस्टर। और ये चारों का टोटल फ्रस्ट्रेशन तो आप देखेंगे। तो इस कई जगहों से लोग ये बात करने लगे, लोग भाजपा को पूछते, अच्छा यहाँ तो चीफ मिनिस्टर का फेस ममता है, आपका कौन है? ये एक बहुत बड़ा कॉमन है बात हो गई। और ये जो लास्ट में आपको थोड़ा हंसते हुए बताऊंगा, यहाँ पे जॉय बांग्ला बोलते हैं ना, तो ये लोग का स्लोगन, तो इन लोगों ने शुरू किया, बीजेपी ने, सोनार बांग्ला, हम गोल्डन बंगाल बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पूरा कैंपेन जो लोग कर रहे हैं, वो लोग सोनार बांग्ला भी नहीं बोल सकते, सुनार बंगाल बोलते हैं। सुनार बंगाल, जो नॉन बंगाली है, वो सोनार बांग्ला का उच्चारण सुनार बंगाल बोलते हैं। ये इस पर मीम्स बन गए, बहुत सारे मीम्स बन गए, कहते हुए भी अर्बन वोट्स कुछ मिलेंगे, नॉर्थ बंगाल में कुछ वोट्स मिलेंगे भाजपा को, और ये मुर्शिदाबाद
इसमें इसमें मतलब कलकत्ता में तो मिलेंगे अर्बन वोट्स, आसनसोल में मिलेंगे, लेकिन ये सारा मिलाकर भी मेरे हिसाब से 90 के ऊपर तो नहीं जा रहा है, काफी नीचे ही रहेगा। लेकिन जो 240 बोल रहे हैं हम लोग तृणमूल के लिए कोई कोई लोग, वो थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है। अब वक्त बताएगा कल क्या होता है। जी 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 जी, बहुत शानदार विश्लेषण आपने, और बहुत कुछ अभी आपसे और जानना है। अभी आप बने रहिए और कुछ एक और सवाल के साथ आता हूं आपके पास। लेकिन प्रेम कुमार जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, ये जय बांग्ला और फिर उससे पहले जय श्री राम, बाद में सोनार बांग्ला, लेकिन कहाँ है बीजेपी? आप दूर बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, और बहुत कुछ आप तक खबरें आती है। प्रेम कुमार जी, कहाँ देखते हैं? और पश्चिम बंगाल में जैसी हालत हो गई है, ऐसे चुनाव, इतना टेंस माहौल, तनावपूर्ण, बिल्कुल इतना तनावपूर्ण अभी पिछले हाल के दिनों में, पिछले 10-20 साल में आपने किसी राज्य में देखा था क्या चुनाव? और बिल्कुल भवानीपुर में हंगामा, आप हर कदम पे एक दूसरे से चिपका के आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, तमाम सुरक्षा कर्मियों को बैठा रखा है। तस्वीरें जो आ रही हैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ना सिर्फ वहीं पे और भी जगहों पे। तो क्या करने जा रहे हैं? अभी ऑब्जर्वर्स की लिस्ट आ रही थी, मैं देख रहा था। कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 का हवाला, और उसमें सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन का वकील ने कहा साफ साफ कि हमने जो सर्कुलर निकाला उसका पालन करेंगे, और सर्कुलर में ये है कि सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, और संविधान भी यही कहता है कि सरकारी कर्मचारी चाहे आइदर और, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, यहाँ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र का हो। और अभी इतने सारे ऑब्जर्वर दे दिए आप, एक एक सेंटर पे 3-3 ऑब्जर्वर है, एक सहायक है, एक मुख्य ऑब्जर्वर है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, इतने लोगों को लगा दिए हैं। आखिर करने क्या जा रहे हैं? फिर तो होता है कि चुनाव हो रहा है या कुछ और हो रहा है। प्रेम कुमार जी, आवाज नहीं आ रही प्रेम कुमार जी। जी, आवाज जी, आ रही। चिंताजनक स्थिति है कि कोई भी स्ट्रांग रूम में पहुंच जा रहा है, वहां अंधकार होने की भी खबर है। इसके अलावा इतने सीआरपीएफ और सेंट्रल पुलिस फोर्स और तमाम तरह के जो फोर्सेस हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद एक पूरी की पूरी विधानसभा को दोबारा चुनाव करने का आदेश दिया गया है, और एक ऐसी जगह को चुना गया है जो कि अभिषेक बनर्जी का खास इलाका है, और वहाँ से एक संदेश देने की कोशिश है। संदेश ऐसा कि जो एक सिंघम टाइप का घोषित सुनाम धन्य सिंघम जो है, वो जिस तरह से अपने आप को ललकारता है, मतलब जहांगीर और उसके परिवार वालों को, और जहांगीर फिर बदले में जो कुछ बोलते हैं, उन सब चीज़ों के बीच में जो चुनाव हुए, और उस चुनाव के बाद जब इनको लग रहा है कि अब हाथ से चुनाव निकल रहा है, तो एक संदेश देने की एक कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरे चुनाव में टीएमसी के गुंडे कह करके पूरी मीडिया, पूरे बीजेपी के नेता, इन्होंने एक हवा खड़ा किया कि जैसे कि पूरा बंगाल जो टीएमसी के गुंडों से अटा पड़ा है। अब आप समझिए, एक ऐसे समय में जब देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आतंकवाद का न धर्म होता है न देश होता है, तो गुंडों का एकमात्र प्लेटफॉर्म टीएमसी होता है। आप समझ सकते हैं कि गुंडे जो हैं सिर्फ टीएमसी में रहते हैं। तो मैं एक जगह बात कर रहा था कि भाई अमित शाह जब इस भाषा को बोलते हैं तो अभिषेक बनर्जी की भाषा की ही आलोचना क्यों की जाती है? अमित शाह की भाषा की भी आलोचना हो, जो गृह मंत्री हैं। तो जवाब मिला, भाई पत्रकार है वो भी एक तरफा वाले राष्ट्रवादी पत्रकार, उनका जवाब था कि भाई वो तो गुंडों को मारने की बात कर रहे हैं, आप गुंडे को भी, इसको भी जस्टिफाई करेंगे क्या? आप कैसे पत्रकार हैं? वो हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, गुंडा आप किसी को कह दीजिए कि गद्दारों को गोली मारो, और उसके बाद में दूसरा आदमी कहे कि राहुल गांधी गद्दार है, तीसरा आदमी राहुल गांधी को गोली लेके ढूंढता फिरे। महात्मा गांधी की हत्या तो ऐसे ही हुई थी,
विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार है। नाथूराम गोडसे को चढ़ाया, वो सावरकर से मिलके आया और सीधे गोली मार दिया। दुनिया जानती है ना, सावरकर से मिलकर के ही तो आया था नाथूराम गोडसे और उसका गैंग। एक बार फेल हुआ, दूसरी बार सफल हुआ। तो आप गुंडों को गोली मारो बोल रहे हैं, सारे गुंडे टीएमसी के ही हैं, ये भी आपने तय कर दिया, गुंडों का कठोर टीएमसी। तो ये जो चीजें, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बंगाल की आबो हवा को खराब कैसे किया गया है। ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि गुंडों से हम निजात दिला रहे हैं। ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि पूरा बंगाल जो है गुंडों के हाथों में है और हम इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय पुलिस बल को तैनात कर रहे हैं। लेकिन आज केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती या सेंट्रल ऑब्जर्वर की तैनाती या उसका जो कैरेक्टर है कि वो पीएसयू से हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, उसका रेशियो ज्यादा हो, स्टेट का ना रखे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन जो उनकी प्रवृत्ति है, उनकी जो नीयत है, वो ये सब करके कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप चुनाव, ये बात जो आ रही थी कि टेप चिपका दिया गया उस बैलेट पेपर में और ईवीएम बहुत चर्चा ईवीएम में, जी ईवीएम में टेप चिपका दिया गया, तो उसमें बीजेपी का उम्मीदवार जाकर के इस चीज को देखता है। वो सबसे पहला व्यक्ति बीजेपी का उम्मीदवार है जो जाके देखता है कि वहां चिपका हुआ है। वो आके मीडिया को बताता है। उसके बाद वो वीडियो भी उसने बनाया, किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन उसको जब अमित मालवीय शेयर करते तो वो पूरा देश का मुद्दा बन जाता है। तो आप बताइए, बीजेपी का कोई आदमी, अभी चर्चा हो रही थी कि कितने लोगों ने, किसी वोटर ने देखा क्या नहीं देखा, तो ये तो सवाल है ना कि सेंट्रल पुलिस फोर्स के मौजूदगी में अगर टेप लगाया है किसी ने, तो वो ये प्रायोजित था कि टीएमसी के गुंडे सेंट्रल पुलिस फोर्स से भी बड़े हो गए, इन्वर्टेड कॉमा वाले गुंडे हम बोलेंगे, वो भी बड़े हो गए। तो ये भी प्रायोजित लगता है। मैंने उस घटना को भी प्रायोजित कहा जो पहले चरण में हुमायूं कबीर वाली घटना थी। पूरा दिन भर टीवी में चलाया गया, बताया गया कि हुमायूं कबीर मुसलमानों का वोट काट रहा है, टीएमसी के गुंडे परेशान हैं, टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे हैं हुमायूं कबीर पर। और सच क्या था, हुमायूं कबीर फुल प्रोटेक्शन में सेंट्रल पुलिस फोर्स के बीच में था, वहां से वो गालियां बक रहा था। और मैंने एक टीवी चैनल पर कहा कि सेंट्रल पुलिस फोर्स को चाहिए एक थप्पड़ मारे हुमायूं कबीर के मुंह में कि तुम हमारे सामने में गाली दे रहे हो। गाली नहीं दे सकते, एक थप्पड़ से शांति बहाल हो सकती थी, लेकिन वो उकसाते रहे और मामले को खराब करते रहे और इसकी तस्वीर बना के पूरे देश को पेश किया गया। तो ये जो पूरा माहौल बनाया गया है, ये माहौल, भाई पश्चिम बंगाल जैसा माहौल, आपने सही कहा, ऐसा माहौल दूसरे जगह पर नहीं दिखा। इसलिए भी कि असम से हम थोड़ी तुलना कर लेते हैं, असम में भी कोई बेहतर माहौल नहीं था, लेकिन असम में डबल इंजन की सरकार थी, तो वहां पर उनको सेंट्रल पुलिस फोर्स तैनात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां उसको अपोजिशन से वो खतरा नहीं था। जहां पर इनको ममता बनर्जी से खतरा नजर आता है, बंगाल पुलिस से खतरा नजर आता है, बंगाल के लोगों से खतरा नजर आता है। अरे पूरे बंगाल से ही आपको खतरा है, तो क्या दिल्ली से आके राज करोगे बंगाल में? यही पूरी चुनाव जो है बंगाल का यही है कि भाई दिल्ली से आके राज करोगे कि बंगाल के लोगों को यहाँ शासन करने दोगे। ये इस लड़ाई में ये पूरा चुनाव है और मुझे लगता है कि ममता दीदी को इस चुनाव में भी ये परास्त नहीं कर पाएंगे और इसके पूरे सिम्टम्स दिख रहे हैं और दिख रहा है, हमें नतीजा नजर आ रहा है। लेकिन आज के जमाने में जबकि हर चुनाव में कोई ना कोई तरीका याद कर लिया जाता है चुनाव चोरी का, तो क्या बंगाल में भी कोई ऐसा नया तरीका कोई इजाद हुआ है, इजाद हुआ ऐसा दिखेगा, तो वैसा कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। चमत्कार माने उसका कोई नेगेटिव वर्ड हो तो वो समझ लीजिए, चमत्कार तो पॉजिटिव वर्ड होता है। तो वैसा कुछ होता है तो बंगाल में ममता बनर्जी हार सकती है, वरना ममता बनर्जी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आज की तारीख में, आप बता रहे हैं। और ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ
बंगाल की सियासत को जयशंकर जी आप भी बहुत नज़दीक से देखे हैं, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं, इस माहौल में क्या कुछ लगता है आपको जयशंकर जी, सीधे शब्दों में अगर पूछूं कि ममता बनर्जी, और जो कह रहे थे अभी प्रोफेसर उज्जवल चौधरी जी बस सही कह रहे थे, और ये 3 बार की 15 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, कोई भी रहेगा तो उसके, आज नरेंद्र मोदी हैं उनके उस पर भी है 12 साल बाद, तो ममता बनर्जी के खिलाफ भी क्यों नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके सामने, उनके बरक्स अगर भारतीय जनता पार्टी है तो कितनी मजबूती से लड़ रही है। उज्जवल जी के हिसाब से 15% ऐसे बूथ हैं जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा नहीं दे पाई, और ऐसे में चुनौती इस ढंग से कि अब की बार 200 पार भारतीय जनता पार्टी, भरोसा होता है जयशंकर जी? पिछली बार भी अमित शाह जी ने यही कहा था कि अब की बार 200 पार, तो खैर वो तो इनके नारे हैं, नारे लगाते ही रहते हैं लोग। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक तो इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है बाकी कि कैसे भी इस चुनाव को जीता जाए। एक कसर जरूर रह गई मुझे जहां तक लगता है कि उन्होंने सेंट्रल फोर्सेज लगा दिए। चुनाव आयोग पहले ही से ही बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते रहा है, वो इस बार भी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्जर्वर्स भेजे, ऐसे आदमी को ऑब्जर्वर भेजा जो रंगीन मिजाजी के लिए, फर्जी मुठभेड़ों के में हत्या के लिए, भ्रष्टाचार से लिप्त रहने के लिए जो बहुचर्चित रहा है, उस अफसर को वहां भेजा उन्होंने ऑब्जर्वर बना करके। लेकिन वोटर नहीं भेजा, वोटर पूरे के पूरे, हालांकि इस बार भी कोशिश तो की है, वोटर ही कर दे कि भैया आप चुनाव, बंगाल का चुनाव दिल्ली के लोग लड़ेंगे, बिहार के लोग लड़ेंगे, वो वोट देंगे, और वोटर भी ला देते तो शायद बात बन जाती। क्योंकि जिस तरह से सारा हो रहा है आश्चर्यजनक है। भाई सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई हैं, ऑब्जर्वर्स आपके लगे हुए हैं, इलेक्शन कौन कराएगा, पोलिंग ड्यूटी पे कौन लगेगा, ये सब भी चुनाव आयोग ने तय किया, वहां पे बकायदे स्क्रूटनी करके तय किया हुआ है। उसके बाद पोलिंग स्टेशन में, पोलिंग बूथ में जाकर के कोई टेप लगा देता है किसी एक सिंबल पर, तो हास्यास्पद ही है ना। भाई आपका पोलिंग एजेंट पता नहीं था कि नहीं था, हो सकता है जैसा उज्जवल कह रहे हैं कि 15% पोलिंग बूथों पे उनके एजेंट थे ही नहीं, हो सकता है कि उस पोलिंग बूथ पर भी नहीं होगा उनका एजेंट, में भी हो सकता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो है ना वहां, तो उसे देखिए ना, चेक करिए कि भाई किसने किया है। अगर मान लिया 16वें वोट तक हुआ है, 16वें वोट के बाद टेप लगाने की बात आ रही है सामने, अगर आ रही है 16वें या 17वें जो भी है, तो आप सीसीटीवी फुटेज पे खोल के देख लीजिए। और वहां पे प्रिसाइडिंग अफसर जो है, पोलिंग अफसर जो है, वो क्या कर रहा था, उसकी भी कोई ड्यूटी रही होगी ना, तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं है। तो एक पूरा का पूरा एक प्रायोजित, मतलब, और इस तरह की एहतियात आपने असम में क्यों नहीं बरती है? असम में भी तो यही है, असम में तो वाजिब सवाल है। और राज्यों में भी तो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जाने चाहिए ना, ऑब्जर्वर्स जाने चाहिए ना। तो आपने सिर्फ बंगाल पे टारगेट किया ना, कि मतलब किसी हालत में भी हमको बंगाल में जीतना है। राजीव जी, बात यह है कि चूंकि जिस ढंग से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद ये एक एक करके एक एक राज्य जीतते गए हैं, चाहे कैसे भी जीतते गए हैं, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, उसी तरह से ये चाहते हैं कि अब पूरब में बंगाल बचा हुआ है, उड़ीसा में हो ही गया, बंगाल बचा हुआ है, और असम में है ही इनकी सरकार। तो किसी हालत में भी बंगाल को अगर हम कब्जा कर लें तो पूरा हमारा एक तरह का हो जाएगा, उत्तर पूर्व भारत पूरा का पूरा हो जाएगा, हमारे कब्जे में हो जाएगा। वो ममता उनकी आंख में किरकिरी के रूप में से चुभ रही है, इसलिए उन्होंने सारा ताम झाम इंतजाम किया कि कैसे भी करके उनको हराया जाए। उज्जवल सही कह रहे हैं कि भाई 15 साल सरकार कोई चलाता है तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नाराजगी भी होगी। लेकिन जिस तरह से सेंटर ने अटैक किया है पश्चिम बंगाल पे, उसने बंगाली अस्मिता को जगा दिया है। मतलब बहुत लोग ना चाहते हुए भी, मुझे याद है अच्छी तरह से, बिहार में जब चुनाव हो रहा था, लालू प्रसाद के खिलाफ टीएन शेषन साहब इतनी कार्रवाइयां करते जा रहे थे, बिहार के अफसरों के खिलाफ, इनके खिलाफ सारा ये हो रहा था। उसका नतीजा हो गया कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए लोग थे, जो लालू प्रसाद के खिलाफ थे, उन सारे लोगों ने भी लालू प्रसाद का साथ दिया और लालू प्रसाद बम्पर वोट मेजॉरिटी जीत के आ गए थे। तो यही हाल हमको लग रहा है कि बंगाल में भी हुआ। बंगाल के अफसरों ने
बंगाल की जनता ने, बंगाल के युवाओं ने माना कि ये हमारी बंगाली अस्मिता पे अटैक है, हमारी बंगाली संस्कृति पे अटैक है। और जिस ढंग से गुजराती भाइयों का जो चल गया है वो कि अब हर जगह गुजराती भाई लोग पहुंच जाएंगे, वो लोग सारा मैनेज करेंगे, देखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके खिलाफ भी एक आक्रोश था। इसलिए ये चुनाव सीधे सीधे ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी हो गया, बनाम अमित शाह हो गया, बनाम चुनाव आयोग हो गया। तो इसका अच्छा दूसरा, ठीक है, हम उनकी बात से जो बहुत सही समझा रहे थे कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से या उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो उत्तर बंगाल में मालदा है, रायगंज है, जंगीपुर है, या उधर मुर्शिदाबाद और बहरमपुर है, इन इलाकों में कांग्रेस का जनाधार रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में वो भी छींचते ही गया, वो भी टीएमसी के ग्रैब में आ गया या कुछ भाजपा के खाते में चला गया। लेकिन इस बार जो हुआ है, सारे के सारे जो एंटी टीएमसी भी थे, जो प्रो कांग्रेस या प्रो लेफ्ट रहे हैं, इस बार उन्होंने बीजेपी को हराने के नाम पे एकजुटता दिखा दी है। लास्ट में वोटर उनका पूरा का पूरा एकजुट हो गया, लामबंद हो गया है टीएमसी के पक्ष में। तो ये कारण हो सकता है, संभव है कि मालदा में, रायगंज में या ये मुर्शिदाबाद में कुछ एक सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। लेकिन जहां वो चुनाव के दूसरे तीसरे नंबर पे दिखाई दिया होगा, वहां पे जाहिर सी बात है कि सारे लोगों ने टीएमसी को ही वोट दिया होगा। और फलता का जो हाल है भाई, तो आश्चर्यजनक है भाई। पूरे आपके चुनाव आयोग की व्यवस्था पे ही सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आपने सब कुछ इंतजाम कर दिए, सर्टिफिकेट भी ले लिया, मांग भी हो गई कि आपको भारत रत्न मिल जाना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को। उसके बावजूद एक चुनाव क्षेत्र ऐसा है जहां पे आपको पूरा का पूरा पुनर्मतदान फिर से चुनाव कराना पड़ रहा है। इससे हास्यास्पद बात तो और कुछ हो नहीं सकती है। अब तो ज्ञानेश कुमार को अपने मुंह पे तमाचा मारना चाहिए, कहा कि भाई देखो लाल हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कराया इंतजाम, सारे सेंट्रल फोर्सेज लगा दिए, सारा सिक्योरिटी फोर्स लगा दिया, सारे ऑब्जर्वर्स लगा लिए, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो बार डांसर के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहा है उसको भी वहां पहुंचा दिया, जहांगीर खान को धमका भी दे दिया। उसके बावजूद इतना वोट हो गया, इतना पोलिंग हो गया, अब उसको फिर से हमको रद्द कराना पड़ रहा है। तो ये ख्याल में नहीं है कि जब अगली बार 21 मई को या जब भी पोलिंग होगा, उसके जब नतीजे आएंगे, जिस दिन काउंटिंग होगी, तो उसमें फलता का हमको लग रहा है कि और ज्यादा फलाफल निकलेगा, तो वहां और आपके खिलाफ जाएगा। क्योंकि वहां के लोगों में जो गुस्सा है ना भाई, एक तो जिस ढंग से बिहेव था, उनका बिहेवियर था अजयपाल शर्मा जी का, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कुछ भी हो, आज जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग एक तरह से कल्चरल इवेजन करने जा रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, चाहे तमिलनाडु में भी हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे उत्तर पूर्व के राज्यों में भी हो, उसको लेकर के अंदर खाने गुस्सा लोगों में है। वहां के युवाओं को हमने देखा सुना है, वहां की बच्चियों को हमने सुना है देखा है, और वहां के हिंदू मुसलमान को एक साथ बैठ करके बात करते हुए देखा है। कहा कि भाई ये आकर के झगड़ा लगाने वाली बात कर रहे हैं, ये हम दोनों में झगड़ा लगाने की बात कर, हम लोग तो वर्षों से एक साथ यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं, जश्न के रूप में मनाते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में भाग लेते हैं। तो जहां इस तरह की बातें हो रही हैं, वहां आरएसएस और भाजपा को इतनी आसानी से तो सफलता नहीं मिल पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब लेकिन वही है जिसको हमारे प्रेम कुमार जी शब्द खोज रहे थे चमत्कार की जगह पे, तो वो करामात है। वो करामाती लोग तो हैं, ये ज्ञानेश कुमार तो ऐसे ऐसे करामात कर देते हैं कि साहब बिहार में एकदम हारते हुए भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आ गया। हरियाणा में हारते हारते भी बीजेपी की सरकार बन गई, सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह से महाराष्ट्र का भी था कि अखबारों में, टीवी चैनलों में, और जहां वहां से लोग आने वाली जो सूचनाएं थी उसमें कुछ और हम लोग को पता चल रहा था, लेकिन ऐसा करामात हुआ। 6 महीने में करामात हो गया। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में हाँ नतीजे कोई और थे, बिहार में भी और थे, और हरियाणा में भी और थे, महाराष्ट्र में भी और थे, उत्तर प्रदेश तो साफ ही था। तो कुछ करामात है, लेकिन मुझे यही है कि चूंकि ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये यूपी बिहार नहीं है, ये हरियाणा नहीं है कि सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रहते हैं लोग, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने मरने मारने तक को तैयार होने वाली कौम है। जिसने कभी अंग्रेजों को छकाया, अंग्रेजों से लोहा लिया, तो वो ये भाजपाई और आरएसएस के लोग, मतलब ऐसा इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस इस बार भी प्रचंड बहुमत से ही सरकार बनाएगी। हाँ, वो एक राइडर तो जरूरी रहता है कि भाई अगर अदृश्य अनहोनी और
ज्ञानेश कुमार जी की करामात किस हद तक कारगर हो गई, इसको भी देखना पड़ेगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। उज्जवल जी कुछ जोड़ना उज्ज्वल चाहेंगे? कुछ जी करें। जी जी। पहली बात है, भाजपा पूरी तरह वॉश आउट नहीं होगी। एक दूसरा जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि ये जो हुआ ना, क्या कहते हैं, इतने बड़े आर्मी को, अब पैरामिलिट्री को लाना और वगैरह वगैरह जो आप लोगों ने बताया, एक हद तक सही हुआ है। इसके बावजूद भी अगर ममता बनर्जी जीत जाए, दिस विल प्रूव कि अभी तक उनके खिलाफ जितना भी प्रचार हुआ था वो गलत है और लार्जली गलत है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जो हमारे बाकी ऑपोजिशन, एक्सक्यूज मी फॉर माय लैंग्वेज, अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़कर बैठी हुई है अधिकतर राज्यों में, उनके रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा जोर आएगा कि अगर एक औरत खड़ी होकर 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, करोड़ों हजारों करोड़ों का खर्चा और 12 चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर्स, एमपीज और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का कंटिन्यूअस कैंपेन, इसके बावजूद भी अगर वो जीत सकती है, तो यानी ग्रास रूटेड अगर हो, आप हर वोटर्स लिस्ट के हर पन्ने पे आपकी निगरानी अगर हो, तो आप भी जवाब दे सकते हो अपने अपने राज्यों में। तो ये मामला, और यहाँ तो सबसे ज्यादा, मतलब आई थिंक यूपी के बाद, यूपी का शायद 1 करोड़ से ज्यादा हुआ, 92 लाख हमारे यहाँ वोटर काटे गए, उसमें कुछ जायज भी हैं। तो सबसे इतने बड़े पैमाने के बावजूद भी अगर वो जीतती है, और ये पूरे माहौल जो आप लोगों ने अब तक डिस्क्राइब किया, तो इसका पॉजिटिव साइड भी है। शायद कल शाम से आप लोग वही बात करेंगे कि इस जीत का राष्ट्रीय इम्पैक्ट क्या होगा। जी, और ये आप सवाल कर रहे हैं ना, जो मैं अभी ये सवाल प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से एक छोटा सा सवाल ये करने वाला था कि कल अगर ममता बनर्जी जीतती हैं, प्रोफेसर साहब, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूँ, जीतती हैं तब इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है देश की सियासत पर, और हारती हैं तब क्या होने जा रहा है, और खासकर पश्चिम बंगाल में, अगर हारती हैं तो पश्चिम बंगाल में, और जीतती हैं तो देश की सियासत पे। प्रोफेसर साहब, स्वामी जी। देखिए राजीव जी, उसके पहले एक स्पष्टीकरण मैं दे दूं जिससे आपके दर्शकों के दिमाग में कोई गलतफहमी ना रहे। देखिए, जब आपने देखा, जब आप वोट करने जाते हैं तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर, बाकी अफसर बाहर बैठे रहते हैं, सीआरपीएफ बाहर रहती है, सीसीटीवी बाहर रहता है। जहां पे वोटिंग होती है वहां कोई सीसीटीवी नहीं होता है, वहां पे केवल वोटर जाता है, वोट जाके चलाता है, तो वहां तो सीसीटीवी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मेरा प्रश्न दूसरा था, मैं ये कह रहा था कि सीसीटीवी से पता चलाया जा सकता है कितने लोग वोट देने आए। जब वो पता चला कि उसके ऊपर एक चिप्पी लगी हुई है, उसके पहले कितने लोग वोट देने आए, ये नहीं पता चलेगा किसने किया। अच्छा, कब वो नोटिस हुआ? अच्छा, नोटिस होने के बाद आपको ये भी पता है कि पुलिस अगर जानना चाहे, पुलिस तो हर चीज पता चला लेती है कि जिन 200 लोगों ने पहले वोट दिया था, वो चिप लेके कौन आया था। भाई मानी बात है, चिप ऐसा तो है नहीं कि बाजार से मिल जाएगी, कहीं से खरीदी होगी, कहीं से ली होगी, तो इसको ट्रेस करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसका माने कल्प्रिट को अगर आप चाहते थे कि उसको ढूंढ लाएं तो ये बहुत आसान था। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो आपने कहा क्या होगा। देखिए, यही बड़ा गंभीर विषय है आज के तारीख में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, पहले मैं प्रोफेसर साहब की बात का एक और निवेदन कर दूं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस ले आए, आपने बड़ा शांतिपूर्व करा दिया, सब कुछ कर दिया। क्या पूरे हिंदुस्तान में बंगाली ही सबसे बड़े गुंडे होते हैं क्या? तमिलनाडु के अंदर तो ऐसा नहीं किया आपने, असम के अंदर तो नहीं किया, पुडुचेरी के अंदर तो नहीं किया, केरला के अंदर तो नहीं किया। भाई मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं, मेरी कॉलोनी में तो आधे बंगाली रहते थे, और बंगाली सबसे ज्यादा प्रयागराज वगैरह में, बंगाल का मुझे नहीं पता, लेकिन प्रयागराज में या काशी में, बनारस के अंदर भी बंगाली बहुत है। बंगालियों को सबसे ज्यादा एक तरह से भद्र लोग कहा जाता था, क्योंकि बाकी गुंडाई बाकी लोग करते थे, बंगाली नहीं करते थे। बंगाल में करते होंगे, आई डोंट नो। तो इसका मतलब क्या बंगाली ही सबसे ज्यादा बदमाश है कि उन्हीं के आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस लगाई गई? इसका माने एक प्रकार का आक्रमण था। अब जो प्रोफेसर साहब ने और राजीव जी आपने जानना चाहा कि ये क्या होगा, देखिए बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूं, अगर 4 तारीख को कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे लोकतंत्र पे एक धब्बा होती है, उसके बावजूद अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और जितने भी अपोजिशन के नेता हैं, अगर वो एकजुट नहीं होते हैं और गांधीवादी तरीके से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाते हैं, मेरे जैसे लोग अपोजिशन का साथ छोड़ देंगे। मैं चेतावनी देता हूं, छोड़ देंगे। इस कारण से छोड़ देंगे कि हर जगह, हरियाणा में बैठा हूं, हरियाणा में अंदर कांग्रेस जीत रही थी, 100% जीत रही थी। गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रवेश वर्जित था, बैनर्स लगा दिए गए थे, उनको दौड़ा लिया जाता था, और रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अपोजिशन शांत रहा। महाराष्ट्र में आप हार गए, अपोजिशन शांत रहा। दिल्ली में आप हार गए, अपोजिशन शांत रहा। अरे गांधी ने आपको क्या सिखाया था?
मेरा पॉइंट यह है, बिल्कुल अहिंसात्मक, बिल्कुल अहिंसात्मक, कोई ऐसा नहीं, कोई लॉ के ऊपर नहीं, लेकिन हम किसी भी ऐसी संस्था को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये अधिकार नहीं देंगे कि हमारे देश के लोकतंत्र को छीने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और हमारे महान आत्माओं ने अंग्रेजों से लड़ने में लाखों लोगों ने जान दी है। बुलंदशहर के अंदर एक कालाम जगह है, 250-300 लोग पेड़ पे लटकाए गए थे। तो ये देखिए, हम लोगों ने त्याग किया है, हमारे पुरखों ने त्याग किया है, पूर्वजों ने त्याग किया है, लेकिन हारते हारते, बेईमानी से हारते हुए अगर विपक्ष चुप रहा, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का फिर विरोध नहीं करूंगा, मैं अपोजिशन का विरोध करूंगा। और ममता दीदी से भी मुझे ये आशा है, अगर ये जनमत का एक प्रकार से अपमान होता है और उसके बावजूद अगर सब लोग एकजुट नहीं होते हैं और गांधी के रास्ते पे नहीं चलते हैं, मैं इनका विरोध शुरू कर दूंगा। जी जी, चलिए कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। लेकिन ये सही बात है, कल शाम को हम लोग किस बारे में बात करेंगे ये अभी पता नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कल की शाम। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ, ज़रा आपसे समझूं। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं और अब इसके आगे की राजनीति, सियासत और पश्चिम बंगाल पर पूरा फोकस, हम लोग भी देखिए 5 राज्यों में चुनाव और सिर्फ एक राज्य पर हम लोग फोकस्ड बात कर रहे हैं। ना हम पुदुचेरी की बात कर रहे हैं, ना केरल की बात कर रहे हैं, ना तमिलनाडु की। और सही कह रहे थे अभी स्वामी जी और जयशंकर जी भी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस इतने ज़्यादा आखिर क्यों नहीं। स्वामी जी ने भी कहा कि 2.5 लाख फोर्सेस आपने डिप्लॉय कर दिए वहाँ पश्चिम बंगाल में। 3.5 लाख पिछली बार पूरे मतलब 2024 के चुनाव में पूरे देश में किया था आपने। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख और सिर्फ पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख इस चुनाव में क्या बना रखा है। लेकिन इसके बाद भी अगर ममता बनर्जी जीत के आती हैं तो आगे क्या होगा, इस पे आगे आएंगे, बात करेंगे इस पे। लेकिन फालता से लेकर और ओवरऑल कल से लेकर आज तक 15 बूथों पे आपने मतदान करवा लिए। रात को अचानक आपको लगता है कि ये पूरा, जरा इस पूरे इलेक्शन को अगर डिकोड किया जाए तो कहाँ पाते हैं आप चुनाव आयोग को खासकर? प्रशांत जी, देखिए, चुनाव आयोग पे तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और चुनाव आयोग से कोई उम्मीद भी नहीं है। बहुत साफ तरीके से कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग रेफरी नहीं है, एम्पायर नहीं है, वो एक टीम प्लेयर है और बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहा है। इसमें कोई अब संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब वो इस चुनाव परिणाम के बाद देश की राजनीति कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उम्मीदों पे खरा उतर नहीं रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय सुप्रीम कोर्ट है। आप देखिए कि पाकिस्तान तक में जनरल मुशर्रफ के समय में भी पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जिंदा था। अभी बांग्लादेश में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जिंदा था वहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो खरा नहीं उतरा है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में, संविधान की रक्षा में, रूल ऑफ लॉ के पक्ष में बहुत ही अग्रेसिव आके डिफेंड करे नागरिकों को। ये देखने को नहीं मिल रहा है पिछले कुछ सालों से, बल्कि इसका उल्टा देखने को मिल रहा है कि वो तो चीफ जस्टिस जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरतियां कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भगवान ने डिक्टेशन दे दिया उनको जजमेंट का, वगैरह वगैरह। मैं बात करता हूँ बंगाल की। देखिए, प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी ने बहुत तस्वीर एकदम साफ खींच दी। मैं नेशनल पॉलिटिक्स की बात करता हूँ। पिछले 1 घंटे से राजीव जी हम लोग, आप ही ने कहा कि सिर्फ बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में है, पुडुचेरी में है, आसाम में है और बंगाल में। तो हम वेस्ट बंगाल की ही बात कर रहे हैं 1 घंटे से। ये बीजेपी की गलती है। नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी हो चुका है। कल का रिजल्ट जो भी आएगा उसका नुकसान नरेंद्र मोदी के नेशनल परसेप्शन पे पड़ने जा रहा है। और केवल आप नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी मीडिया, इवन गोदी मीडिया भी बंगाली चर्चा कर रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक जो गलती हुई है वो ये हुई है। दूसरी को मैं अभिषेक बनर्जी, कुछ इंडिकेटर्स की बात करता हूँ। अभिषेक बनर्जी का बयान
देखिए, ऑपोजिशन के दूसरे लोगों के बयानों से थोड़ा डिफरेंट है। राहुल गांधी को मैं अलग रखता हूं, लेकिन बाकी लोगों को, अभिषेक बनर्जी विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ ये कर दिया, अब बताइए ये कर दिया। वो ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भेजो ज्ञानेश कुमार को, मोदी जी को भेजो, अमित शाह को भेजो, लड़ेंगे। ये एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड अपोजिशन को सीखना चाहिए। राहुल गांधी में है एटीट्यूड, बाकी लोगों में नहीं है। बाकी लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। ये डिफरेंट तरीके के लोग हैं। तो अभिषेक बनर्जी की बात बहुत अच्छी लगी मुझको, और मैं भी अपने कभी किसी कम्युनिकेशन में विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता कि मुझको ट्रोल कर दिया, मुझको ये कह दिया, बड़ा अन्याय हो गया। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सबसे बड़ा इंडिकेटर तो मुझे उस दिन मिल गया था बीजेपी के बारे में, जब जो है वो अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को मछली खा ली थी कैमरे के सामने। वो बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि आपने हार मान ली बंगालियों से कि हम मछली भी खाएंगे, मंगलवार को खाएंगे, कलावा पहन के खाएंगे, अंगूठियां पहन के खाएंगे, कैमरे के सामने खाएंगे। तो ये सरेंडर था बीजेपी का कि आप जो बात बीजेपी जिससे कि जानी जाती है कि वो अपना कल्चरल बैगेज लेके जाते हैं, आपने वहां बंगालियों के सामने सरेंडर किया। सारे लगभग सभी जो इनके कैंडिडेट थे वो 4-5 किलो का रोहू मछली लेके जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने। आपको साबित करना पड़ रहा है कि आप बंगालियों को मछली लेके जा रहे हो। आप ममता बनर्जी ने तो नहीं किया ये। तो ये एक इंडिकेटर था। दूसरा एक इंडिकेटर मैं आपको देता हूं। देखिए, इनको उम्मीद थी कि 2.5 लाख फोर्सेस हम लगा देंगे तो उसका जो खौफ होगा, पोलिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। तो SIR से कम हो गया था, यूनिवर्स छोटा हो गया था, और उस यूनिवर्स में अगर पोलिंग परसेंटेज 70% जाता, 65% जाता, तो इनको फायदा मिलता। बंगाल के लोगों ने उसको डिफीट कर दिया पोलिंग परसेंटेज बढ़ा के। तो ये एक बड़ा इंडिकेटर था कि बंगाल के लोग क्या करने जा रहे हैं। तीसरी एक बात बताता हूँ मजेदार, क्योंकि वो जो गया हुआ है पुलिस वाला अजय पाल शर्मा, उससे जुड़ी हुई बात है। देखिए, वो संभल में कहीं था, वो वहां पोस्टेड भी था। संभल और रामपुर का याद कीजिए, पुलिस का रोल क्या था कि मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया, पिस्तौल दिखाई एक महिला को, तो हम लोगों ने वीडियो दिखाया था। तो इतना आतंक मचाया पुलिस का कि लोग डर के मारे घरों से नहीं निकले, लाठियां चलाई, हवाई फायर किए। बंगाल में ये नहीं हुआ। जरा सोचिएगा इस बात को, प्रोफेसर उज्जवल चौधरी जी, आप भी, कि इस चुनाव के बीच में एक बिल पास होता है पार्लियामेंट से, अमित शाह लेकर आते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस में IPS अब सर्वे सर्वा होगा। 50% IG की पोस्ट IPS का होगा, 67% IPS बैठेगा एडिशनल DG में, और डायरेक्टर जनरल की में टॉप लेवल के पोस्ट पे 100% IPS होगा। यानी CRPF का जो काडर है, जो BSF का काडर है, जो इंडस्ट्रियल फोर्सेस का काडर है, वो कभी भी DGP नहीं बन पाएगा अपनी फोर्स का। तो इसलिए आपको 2.5 लाख फोर्सेस जरूर हैं, लेकिन संभल और रामपुर बंगाल में नहीं दिखाई दिया। जी राजीव जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से अमलेंदु जी, फिर आता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास। अमलेंदु जी, पश्चिम बंगाल, आपके पास भी वही पश्चिम बंगाल लेकर ही आ रहा हूं। अमलेंदु जी, ओवरऑल क्या देखते हैं आप? कल की शाम पे बात करते हैं। कल की शाम आप कहां देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, कल की शाम हम लोगों को चर्चा अच्छी करनी चाहिए। हम तो आशा ये करते हैं, लेकिन बुरा भी सोचकर चलते हैं।
खुशी की आंख में आंसुओं की भी जगह रखना, बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। तो राजीव जी बुरा क्या हो सकता है, ये सोचा जाए। मतदान होने के बाद काउंटिंग से पहले पूरी की पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दिया जाता है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुनर्मतदान होगा। अब राजीव जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 292 जो है वो ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं केंद्रीय। रिटर्निंग अफसर जो है वो सर्वे सर्वा है, लेकिन रिटर्निंग अफसर राजीव जी जब दस्तखत करता है प्रमाण पत्र पे तो पहले परमिशन लेता है चुनाव आयोग से कि जारी कर दूं कि नहीं कर दूं। अब फर्ज कीजिए राजीव जी कि चुनाव में ऑब्जर्वर कह देगा चुनाव आयोग से कि साहब यहाँ तो काउंटिंग में बड़ी गड़बड़ हो रही है, और ये सूचना थी चुनाव आयोग के पास पहले से कि गड़बड़ी हो रही है वहां बहुत ज्यादा, इसीलिए 242 ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। तो 50 सीटें जो टीएमसी जीत रही है, तो क्या वो 50 सीटें रोक दी जाएंगी कि अभी रुक जाओ फिर से चुनाव कराया जा सकते हैं? हाइपोथेसिस है, लेकिन कल हम इस पर चर्चा इस तरीके की घटनाओं पे कर भी सकते हैं, क्योंकि जितनी बेशर्मी राजीव जी ये चुनाव आयोग दिखा रहा है, ये किसी भी हद तक बेशर्म होकर जा सकते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन इसके बरक्स भी हो सकता है। ये हो सकता है कि जैसा कि कुणाल घोष का दावा है कि उनके हाथ में एक लगा है इंटरनल सर्वे, और उसमें जो है 77 सीटें बीजेपी को बताई जा रही हैं मैक्सिमम, और उसके बाद अगर जो सीटें बढ़ती हैं कांग्रेस की या वाम मोर्चे की भी अगर कुछ होती हैं, नहीं भी बढ़ती हैं, तो वोट प्रतिशत उनका बढ़ता है, तो वो नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को होगा। तो अगर ये वोट राजीव जी नुकसान बीजेपी को होगा तो बीजेपी फिर 50 से नीचे जाएगी, टीएमसी फिर 225 से ऊपर जाएगी, जो कि ममता बनर्जी का दावा है। तो फिर हम लोग फिर दूसरी तरीके की चर्चा कर रहे होंगे, जैसा कि अटल जी ने कहा, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे होंगे कि इसका नतीजे क्या होंगे, अब देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में कई गोटियां रखी हैं कि जीते तो जीते और हारे तो भी जीते। अब आप कहेंगे हारे तो भी जीते कैसे? तो हारे तो भी जीते इसलिए कि आप फिर उसके बाद विपक्ष के अंदर जो है आप बताएंगे कि अब तो दो दावेदार हो गए हैं देश की राजनीति में मोदी जी के सामने, अभी तक तो दावेदार एक ही था। तो ये राजीव जी सब कुछ इंतजाम जो किया गया है, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ये सारे इंतजाम किए गए। मैं वास्तव में मान जाऊंगा कि मोदी जी बहुत अच्छे कहा जाए एक तरीके से गेम खेलते हैं, और इतना अच्छा गेम खेलते हैं कि दूसरे लोग अभी तो समझ नहीं पाते हैं, जहाँ सबके गेम खत्म होते हैं वहाँ मोदी जी के शुरू होते हैं। तो अगर मोदी जी हारते भी हैं राजीव जी, उसके बाद भी उनके जीतने के लिए चीजें बची रहेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये सब राजीव जी कल की शाम की चर्चाएं होंगी। फिलहाल चर्चा ये है कि कल निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी मतगणना हो, जो कि चुनाव आयोग का कर्तव्य है और दायित्व है, उसको वो पूरा करे। संविधान की जो शपथ ली है उस संविधान की शपथ के अनुसार काम कीजिए। ये काम आपको करना है जो आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल में तो नहीं कर रहे हैं। वहां आप एक पार्टी बने हुए, पार्टी हालांकि आप पूरे देश में बने हुए, लेकिन वहां आप खुलकर मैदान में हैं। आप एनडीए में शामिल हो चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार जी ममता बनर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल तक की राजीव जी परिस्थितियां ये हैं। कल बाकी हम लोग चर्चा करेंगे। जी, ये आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है। मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार जी ममता बनर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, आखिर इतना तामझाम, इतनी भीड़, इतने ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी, कुछ भी नहीं छोड़ा, इसके बाद लगता है कि अब बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्ण और बहुत ही पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से मतगणना, क्योंकि अब तो रिजल्ट की बात है, चुनाव तो करवा लिए और चुनाव में 90% से ऊपर रिकॉर्ड, हिंदुस्तान आज़ाद भारत के इतिहास में पहला रिकॉर्डधारी राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल, आपका राज्य, जो सबसे ज़्यादा जहां मतदान हुआ है। इससे पहले त्रिपुरा था, लेकिन अब रिकॉर्डधारी राज्य है, 93% मतदान। ज़रा समझना चाहता हूं कि क्या ऐसे ही रिकॉर्डधारी राज्य चुनाव में नतीजे वाले दिन भी होने जा रहा है, या पहले से इतनी गश्ती, इतने सारे फोर्सेस लगा के, इतने फोर्सेस मुझे एक ही जगह दिखाई दिए थे, संख्या इतनी नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा राज्य है जिसको पूर्ण राज्य से यूटी बनाया गया और वह है जम्मू कश्मीर। वहाँ ऐसे ही तब्दील कर दिया गया था, छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उस समय 370 हटाने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, या क्या हटाने, ममता बनर्जी को हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि कुछ भी हो जीतो तुम लेकिन सरकार हमारी बनेगी, इसलिए हो रहा है।
जी नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। देखिए, ममता बनर्जी को हटाने के लिए कर रहे हैं या अपने को लाने के लिए, ये पश्चिम बंगाल बहुत विचित्र जगह है। यहाँ जो लड़ाई लड़ी जा रही, पड़ी थोड़ी सी बात फलता पर करूंगा कि फलता में क्या हो रहा है। देखिए, फलता पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि वहां पर हिंदुओं की आबादी 66% से ज्यादा है और मुस्लिमों की आबादी 33% है। फाल्टा में 3000 करोड़ रुपए का SEZ काम करता है। फाल्टा डायमंड हार्बर में पड़ता है जो समुद्र के से करीब में है। वहां से इसका कम्युनिकेशन लाइन अच्छा है, रेल का भी और समुद्र का भी है। अगर पश्चिम बंगाल जीतने के लिए क्यों परेशान है? क्यों इसलिए परेशान है फाल्टा को जीतने के लिए कि यहाँ पर ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हिंदू लोग भी उनको वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। पिछली बार तो नहीं दिया था, इस बार कोशिश कर रहे हैं बंगाली हिंदुओं का वोट लेने के लिए, जो उनको नहीं मिलेगा। दूसरा कृषि क्षेत्र है। तीसरी बात यह है कि ये अगर पश्चिम बंगाल जीतने के लिए क्यों इतने परेशान है? पश्चिम बंगाल अगर जीतेंगे तो इनको अंडमान निकोबार द्वीप में इजी एक्सेस मिलेगा। पश्चिम बंगाल अगर जीतेंगे तो जहां जहां ये जीत रहे हैं, चाहे बिहार हो, आपका हरियाणा हो, महाराष्ट्र की बात अलग है, वहां तो पूर्ण नहीं हुआ है। ये सभी लैंडलॉक इलाका है और यहाँ अगर जीत लेंगे तो इनके हिसाब से पोर्ट होगा, समुद्र होगा और सब कुछ होगा। दूसरी बात ये होगी कि उत्तर पूर्व पर कब्जा करने का पूरा प्रावधान पश्चिम बंगाल के चिकन नेक से होता है, तो इसलिए इसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे कारण और उस कोशिश में ये जो न सो करना चाहते। देखिए, अभी तो हालत तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस के जीतने के उम्मीदवार जो हैं, जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं, जिनकी संभावनाएं अधिक है, उनकी संभावनाओं को विभिन्न संस्थानों के द्वारा घेरा जा रहा है। ये कम से कम चाहते हैं कि 80-85 लोगों को इस तरह से विभिन्न कारणों से, नोटिसों के कारण, उनके खिलाफ जो केस पेंडिंग्स हैं उसके कारण कुछ भी करके उनके चुनाव नतीजे को हेल्ड अप किया जाए, रोका जाए। मतदान, मैंने कभी कहा था कि मतगणना काफी स्लो होगी यहाँ पर और उसको रोका जाए। ये जो आप हम देख रहे हैं कि इतने सारे फोर्स की यहाँ पर क्या जरूरत थी? यहाँ पर फोर्स की जरूरत चुनाव करवाने के लिए नहीं थी। चुनाव करवाने के बाद, मतगणना के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न होगी, जो मतगणना ये घोषित करना चाहते हैं, उसको संभालने के लिए इनके मुंह से बात निकल जाती है। इन्होंने कहा है कि फोर्स यहाँ कानून व्यवस्था देखने के लिए रहेगी। कानून और व्यवस्था तो राज्य की पुलिस देखती है, फोर्स तो कानून और व्यवस्था तब देखती है जब स्थिति एकदम से पार हो जाता है। और फोर्स भी जो कानून व्यवस्था देखती है वो थाने के निर्देशन में देखती है, राज्य पुलिस के निर्देशन में देखती है और न कि किसी और के निर्देशन में। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री सीधे चार्ज ले लेती है। तो ये क्या क्या कर रहे हैं, इतनी बख्तर बंद गाड़ियां और तमाम तरह की चीजें। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कुछ समुद्री जहाज भी, नौका ही गिरा दिए, हथियार बंद वायुयान क्यों नहीं ले आए, इतने सारे करने का वही सब तो बंद रख गया। इसीलिए कल कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है जिसकी हमने कामना नहीं की थी। इनको यूनिटी का कवच है। मैं कुछ अनुमान भी लगा रहा हूँ, कुछ लोग कह भी रहे हैं। एक डरा हुआ आदमी क्या कहता है? यही सब कहता है। ठीक है, अज्ञान से ही भ्रम उत्पन्न होता है। इन लोगों ने पूरा भ्रम उत्पन्न करा के रखा है। और दूसरी बात यह है कि कल जो होगा चुनाव, मैंने जो हम लोग ने पहले एग्जिट पोल पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, मुझे अभी भी लगता है कि परिणाम उससे बाहर नहीं जा रहा है और धीरे धीरे इनके तमाम पोल खुल रहे हैं। अगर कल येन केन प्रकारण करने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से यहाँ पर गदर तो होगा ही। उस गदर की पूरी जिम्मेवारी इनकी ही होगी और किसी की नहीं होगी। तमिलनाडु का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर का मामला वहां भी है, डिलिमिटेशन का मामला वहां भी है। और पश्चिम बंगाल में तो एक अलग तरह की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में क्या है, जो इसकी जो बांग्ला प्राइड की हम लोग बात करते हैं बार बार, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक राजनीतिक जो स्थिति है उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए, आसनसोल तक आप अगर देख लें, जब
बिहार बंगाल का, अभी तो झारखंड हो गया, बंटवारा हुआ था, तो आसनसोल क्या बर्धमान तक अब हिंदी भाषी प्रदेशों का दबदबा बढ़ गया है। हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों का, उनकी मानसिकता का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और इधर आप जंगल महल में देखिए, इधर उत्तर बंगाल कहते हैं आप, सिलीगुड़ी नहीं, मैं उत्तर बंगाल की बात कर रहा हूँ, उधर भी बांग्ला भाषी जो लोग हैं उन पर कामतापुरी और दूसरी तरह की चीजों का दबदबा बढ़ाया जा रहा है। तो एक भिन्न प्रकार के राजनीतिक संकट में भी है यहाँ पर। और जो उसका विवक्षेदन है हमारे पास, जो बांग्ला प्राइड की जो विभिन्न परतें हैं, उन परतों को थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सिर्फ कलकत्ता पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, इसके ग्रामीण इलाके हैं और बंगाल का भी है। जय बांग्ला की चर्चा बार बार हो रही है। जय बांग्ला तब शुरू किया गया था, मैं फिर दोहराऊं, ये काजी नजरुल इस्लाम ने 1922 में लिखा था, शायद खिलाफत आंदोलन के समय में वो जेल में थे, उस समय उन्होंने लिखा था। और जिसको उन्होंने बांग्ला की यही जय बांग्ला का नारा तब लगा था, तब रेलिवेंट हो गया जब मुजीबुर रहमान ने चुनाव जीतने के बावजूद वहां पर उनको सत्ता नहीं दी गई अधिकृत ढंग से पाकिस्तान में, और तब उन्होंने महसूस किया कि बंगाली मुसलमानों का पंजाबी मुसलमानों या पूर्वी पाकिस्तान में आए हुए मुसलमानों के साथ नहीं बनेगा, तो उन्होंने जय बांग्ला का नारा लगाया। ये मुस्लिम थे, उन्होंने फतह नहीं लगाया, उन्होंने विशुद्ध उस भाषा का इस्तेमाल किया जो बंगाली करते हैं, जय बांग्ला, जैसे हम लोग जय भारत कहते हैं, उसी तरह से जय बांग्ला का नारा। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि बांग्ला फतह करेगा, फतह बांग्ला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ फिर उसी तरह की स्थिति उत्पन्न होगी कि जो वास्तविक बंगाली हिंदू है वह इन प्रदेशों के हिंदू भाषी या उत्तर भारतीय जो हिंदू अवधारणा को ये विकसित कर रहे हैं, जो 8वीं शताब्दी से पहले का है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भक्तिकाल और नवजागरण का हिंदुत्व देखा है, हिंदू की स्थिति देखी है, इसलिए यहाँ पर लोग असहज महसूस करेंगे अगर ये जीत लेते हैं तो भी। इसलिए देखिए कल का दिन बहुत अप्रत्याशित होगा। हम लोग दिन भर चर्चा करेंगे, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे चर्चा करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कल का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी विचारधारा की अंतिम लड़ाई लड़ रही है, जिसे शताब्दी वर्ष के पूर्ण होने तक वो जीत लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये उनके शब्द हैं। जी 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 बिल्कुल। जरा स्क्रीन पे हाँ, उज्जवल चौधरी जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डू और डाई वाली स्थिति है अगर यहाँ का चुनाव देखा जाए, पश्चिम बंगाल का चुनाव? तो में ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उनकी रही है जो आगे के जो भी चुनाव हुए हैं उसके तुलना में। और ऑब्वियसली ग्रास रूट में तो डू और डाई सिचुएशन है ही। अगर आप ऑप्टिक्स को देखें, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 12 चीफ मिनिस्टर, करीबन 10 सेंट्रल मिनिस्टर, 50 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंपेन कर चुके हैं। स्मृति ईरानी को लेकर तो एक बड़ा सा मज़ेदार कैंपेन भी हो गया है। सो ये सब आप जो देखते हो, इससे आपको समझ में इतना तो आता है कि इस चुनाव को उन्हें हल्के से तो नहीं लिया है। 2.5 लाख लोगों को लगाया यहाँ आर्म्ड फोर्स, तो आप जानते ही हो। तो चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही। और 3 बार का एंटी इनकम्बेंसी, 3 बार के बाद एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी रहता है। जो बात हम कहना एक और भी चाह रहे थे, सिंडिकेट राज जो एक कॉन्सेप्ट सीपीएम के ज़माने में शुरू हुआ था, तो वो तृणमूल आकर उसको डिसमेंटल नहीं किया है, रिप्लेस किया है, लीडरशिप को रिप्लेस किया है। सीपीएम के लोग जिस तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर परमिशंस देने को लेकर ऐसे कई चीज़ों पर पैसे उठाते थे और उसको रिप्लेस करके तृणमूल लाया। तो आज भाजपा का वो भी एक लक्ष्य है, क्योंकि बंगाल में सिंडिकेट राज एक तरह से एस्टैब्लिश्ड हो गया। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अगर दीदी जीतती है तो एक बड़ा फाइट ये होगा इंटरनल, सिंडिकेट राज को किस तरह से खत्म, तो मैं नहीं समझता, मैं प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही है पार्टी का, तो कहाँ से घटाया जा सकता है ये होगा। सो भाजपा का ये भी एक लक्ष्य है। इसके अलावा बंगाल कोयला, सैंड, कई मिनरल्स के लिए जाना जाता है, तो भाजपा का वो भी एक लक्ष्य है। बाकी तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, प्लेन, वाटर बॉडीज, पहाड़, सारी चीज़ एक साथ है। नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कनेक्शन, बांग्लादेश के साथ जो कनेक्शन, कई तरह के, तो भाजपा के लिए अर्थनैतिक कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल एक ईगो सेटिस्फैक्शन वाला मामला नहीं है, हम लोग ऊपर बात करते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक एरिया जिस पर अदानी की नज़र है।
तो चाय गार्डन तो जानते हो आप, लेबर क्लास उसमें एक बहुत बड़ा है चाय गार्डन का, टी गार्डन्स का। तो ये इसलिए भाजपा का लक्ष्य तो है। दूसरा, उत्तर बंगाल में उनको काफी सक्सेस मिला था पिछली बार। 77 जो सीट जीते थे उसमें करीबन 50 के ऊपर ही केवल उत्तर बंगाल में थे। लेकिन उत्तर बंगाल में श्रम कोड के कारण, लेबर कोड के कारण टी गार्डन के वर्कर्स को काफी तकलीफें हो रही है। ये श्रम कोड पिछले 3-4 सालों में आपको मालूम है, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भाजपा को सहना पड़ा। और जो उन्होंने हिल्स पीपल को प्रोमिसेस किए थे जीतने के बाद, वहां तो स्वीप किया था उन लोगों ने, लेकिन पिछली बार तो वो जो प्रोमिसेस किए थे उसमें से अधिकांश पूर्ण नहीं हुए। इनफैक्ट इस बार मोदी ने बहुत जोर शोर से उत्तर बंग में गए ही नहीं, कैंपेन में गए ही नहीं। जो फोकस था वो मदला बंग, मतलब बीच वाला जो बंगाल और नीचे का मतलब दक्षिण बंगाल पे ही फोकस था। सो उत्तर बंगाल में जो सीट्स मिले थे वो घट गए, इसलिए उनकी बेचैनी ज्यादा है कि सेंट्रल टू साउदर्न बंगाल में उनको ज्यादा रिस्पॉन्स अभी चाहिए। अब कलकत्ता में थोड़ा मिलेगा भी, आसनसोल में मिलेगा भी, पहाड़ों में अर्बन एरिया में मिलेगा। ऐसे भी आपको जानकारी कर बोलूं, अब कलकत्ता में 51% जनता अबंगाली है, नॉन बंगालीज है। तो यहाँ पे इनका तो नजर रहा ही है भी। तो इनके लिए मारून पौन बोलते हैं ना, मतलब जियो मरो या जियो, इस तरह का एक माहौल कम से कम नीचे लेवल में तो दिख रहा है काफी जोर से। बट जो इनके लिए सुविधा हुई है तृणमूल के लिए, उन लोगों ने जितना नोएडा में भाजपा के लोगों ने मच्छी वालों को पीटा है, जितना ज्यादा उसमें पीटा है, क्या कहते हैं इसको आपको, सीआर पार्क में पूजा के टाइम वगैरह वगैरह, उतना यहाँ उनको मौका मिला। तृणमूल ने बहुत अच्छा किया। एक तरफ में जो आप मच्छी की बात की, अनुराग ठाकुर मच्छी खा रहे हैं, और इधर में दिल्ली में माछ बेचने वालों को पीटा जा रहा है। एक ही साथ में फोटोग्राफ करके सोशल मीडिया में वायरल कराया। ये एक तरफ में बोल रहे हैं कि हम नौकरियां बनाएंगे, और दूसरी तरफ नोएडा के श्रमिक पीटे जा रहे हैं योगी की पुलिस द्वारा एक साथ में। ऐसे ये बहुत ही अच्छा ना, आई रियली अप्रिशिएट। सोशल मीडिया में काफी इंजेन्युइटी, काफी इनोवेशन था। तो जहां जहां जो प्रॉमिस किया, इधर ये जो उसकी माँ अपना आरजीकर की बेटी की माँ, वो इधर बोल रही है, और इधर हाथरस का आग जलाया जा रहा है, मतलब बेटी को जलाया जा रहा है, डेड बॉडी को। या जो उन्नाव है क्या, कौन सा, जिसमें वो जो पेड़ से लटकाए दिए गए थे वो दो लड़कियों को, उसके उन्नाव, वो फोटो को लगा कर भी किया गया है कई जगहों में। एक तरफ में ये दीदी के लोग 1,500 रुपया अभी दे रहे हैं, लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, और इधर में 3,000 का प्रॉमिस के साथ दिल्ली में नहीं, हो न्यूज़पेपर क्लिप्स लगाए गए हैं। और यहाँ तक भी वीडियो के भी वायरल किए जहाँ पे दिल्ली के बस्ती के लोग बोल रहे हैं कहाँ 2,500 रुपया है, हमें तो झूठ बोलकर वोट लिया गया है। और बिहार के लोग बोल रहे हैं हमें 10,000 दिए गए थे चुनाव से 7-8 दिन पहले, अब वापस मांग रहे हैं। तो ये सब जो वीडियो है, ये और इनका यहाँ प्रॉमिस, इस तरह से जॉइंटली इन लोगों ने कैंपेन किया है। सो जितना भी जो भी प्रॉमिसेस इन्होंने किया है सुनार बंगाल बनाने के लिए, उसके ऑल्टरनेटिव जो नरेशन है, जो उनकी रियलिटी है, वो एकदम अच्छी तरह से लाया। तो यही इनका प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज कैंपेन में लोगों ने काफी अच्छे से सजाया था। और एक तो बड़ी बात है ही है कि ममता के सामने कौन, मुख और चेहरा कौन, तो ये तो है ही है। सो मिला जुला के देयर इज अ बिजनेस रीजन फॉर बीजेपी टू फाइट इट आउट। आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स उसके बोले हैं, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर रहा हूँ। लेकिन माहौल अभी जो है, बीच में लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी काफी स्ट्रांग है, नुकसान होगा वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कांग्रेस और सीपीएम ने जबरदस्त लड़ा। आपको सुनकर तब अच्छा भी लग सकता है, ऐतराज भी, आश्चर्य भी हो सकता है। 21 यंग लीडर्स को उतारे हैं सीपीएम ने, सारे के सारे की उम्र 40 से नीचे है, 22-25 साल से ऊपर और 40 के नीचे। इन लोगों ने जबरदस्त कैंपेन किया, इनमें 3-4 पीएचडी वाले हैं वगैरह वगैरह। इन लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेन किया है। यहाँ तक भी आरजीकर की वो लेडी के सामने जो सीपीएम का कैंडिडेट है, वहाँ तृणमूल खास नहीं है। सीपीएम का जो कैंडिडेट है कलतन चैटर्जी, आई थिंक, तो कलतन इज द मैन हु वाज एट द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट इन आरजीकर इशू। जो उसके साथ ये इसकी मम्मी के बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको आशीर्वाद देते हुए, उसको ये करते, ये सब। तो मतलब जो बीजेपी ने जिन जिन मुद्दों पे फोकस करना चाहा, उन मुद्दों पे आघात हुआ है। उन मुद्दों से चाहे वो केस, जैसा नौकरी की बात की, तो तृणमूल ने बोला है हमारी व्यवस्था, अर्थनैतिक अवस्था ऐसा है कि बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं बन सकती, लेकिन हमने बहुत ज्यादा एमएसएमई सेक्टर के
ये और SHG के माध्यम से नैनो बिजनेस, माइक्रो बिजनेस तैयार किए, ये एक तरफ दिखाया। और दूसरी तरफ देश का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है जो भाजपा सरकार के अंडर है, वो दिखाया। तो इस तरह से, और वो नोएडा और गुड़गांव और सूरत के श्रमिकों को, मजदूरों को पीट रहे, वो सब वीडियोस। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट किया है, इससे लोगों का जो एंटी इनकम्बेंसी था, SIR का तो मैंने हम पहले ही कह दिया कि 1 करोड़ में इफेक्ट होगा SIR का, 26 लाख के हक गए लेकिन इफेक्ट 1 करोड़ में होगा। और करीबन क्लोज टू 2 करोड़ लोगों, लड़कियों को कन्याश्री मिला है, इसका भी एक इफेक्ट होगा। क्लोज टू 90 लाख को कन्याश्री मिला है और 2 करोड़ तक लक्ष्मी भंडार मिला है, तो इसलिए इसका इफेक्ट होगा। बहुत परिवार है, मुझे मालूम है, मर्द बीजेपी को दे रहे हैं, औरतें TMC को दे रहे हैं, ये भी है, ऐसे भी है। जो मफस्सिल शहरों में ये बहुत है, बहुत ज्यादा, जो बीच के शहर और गांव के बीच वाले उसमें बहुत है, थोड़े बहुत गांव में भी है। मैं एक गांव में स्कूल चलाता हूँ, मछुआरों के बच्चों के लिए फ्री स्कूल, वहां में भी मैं गया हूँ, कई सारे आसपास के गांवों को भी घुमा हूँ लास्ट 7-8 दिन पहले, तो वहां भी देखा मैंने पति लोग या मर्द लोग बीजेपी से पैसे लेकर बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन औरत लोग इकट्ठा है, औरत लोग इकट्ठा है कि हमने भैया हमें मदद मिला है। एक औरत ने मुझे बोला जन्म से लेकर मौत तक हर लेवल में मदद मिल रहा है। तो इस तरह से ये बात तो है ही है। सो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा, भाजपा के लिए माहौल एक बार बना था बीच में, लेकिन इनका कैंपेन इस तरह से हुआ, भाजपा ने जितने पॉइंट्स बोला है मतलब समझाने के लिए, उसके तोड़ एक निकाला है और तोड़ को एक साथ रखा है, इनका आर्गुमेंट रियलिटी या जो भी है, मतलब इस तरह से। तो चाहे वो अन्य राज्यों का प्रॉब्लम ये है ना, अब भाजपा अधिकतर भारत को शासन कर रहा है, डबल इंजन है, तो उसके तो गलतियां भी ज्यादा है, तो वो सब को लाकर इस तरह से कैंपेन हुआ है, जिस कैंपेन से बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग कैंपेन हो गया। और आज का कैंपेन तो मस्त था, सिर्फ उसके लेडी का हाथ और छिलाम आसी थाकबो, मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। तो ये जो मतलब इन लोगों ने, अच्छा लास्ट पॉइंट ये भी बोलूंगा, 3 लोगों का बॉडी लैंग्वेज दिखे। इलेक्शन खत्म हुआ आपको अभी 29 तारीख को, उसके बाद से भाजपा का शुभेंदु के छोड़ के एक भी लीडर का कोई बयान नहीं है, ना ट्वीट है, ना कोई बड़ा बयान है, ना कोई फिजिकली मीडिया के सामने आके बोला है। शुभेंदु 4-5 जगह में दिखे गए जहां पे बोल रहे हैं इलेक्शन के टाइम बहुत सारी बातें होती है, अब शांत है, अभी हमारा ना ममता जी से कोई लड़ाई है पर्सनल, ना हमसे, इस तरह की बात कर रहे हैं जी। तो पहली बार ममता को डिस्कनेक्ट हो गए हैं उज्जवल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, जुड़ते हैं तो उनकी बात पूरी करेंगे। प्रफुल्ल जी आप कुछ जोड़ रहे थे? प्रफुल्ल जी, हाँ उज्जवल जी आ गए हैं जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि आपका डिस्कनेक्ट खत्म कर लेते हैं, जस्ट एक लाइन में खत्म कर लेते हैं। तो इनका बॉडी लैंग्वेज नरम हो गया है शुभेंदु का, बाकी 3 जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के लोकल में वो साइलेंट हो गए, और ममता का है कि हम 240 से ज्यादा जीत रहे हैं फॉर श्योर, लेकिन और हम जहां भी जो भी गलतियां हो रही है, हमारे लोगों को पीटे जा रहे हैं, हम कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे बाद में, ये बोला जा रहा है। और तीसरी तरफ में अभिषेक का जो लैंग्वेज, जिसको आपने दिखाया भी है ट्वीट में, और वो पब्लिक मैंने जो मीडिया के साथ में बोला है कि दीदी अनेक उदार, अपने पीसी के बारे में बता रहे, फूफा के बारे में बता रहे हैं, दीदी अनेक उदार, मतलब दीदी बहुत लिबरल है, आमी उतना नहीं, मैं उतना नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जस्ट वक्त आने दो, 4 तारीख का चुनाव जाने दो, काउंटिंग जाने दो। जी बिल्कुल, कल काउंटिंग बहुत मजेदार होने वाला है। लेकिन प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ रहे थे आप? रहा था कि देखिए 2-3 बातें जो होती है बड़ी संवेदनशील होती है राजनीति में। कलकत्ता का अनुपात, आबादी का अनुपात निश्चित रूप से अबंगालियों का, यहाँ अबंगाली बोलते हैं गैर बंगाली को, अबंगालियों का बढ़ा है, लेकिन फिर भी बंगालियों का अनुपात है। इसको लेकर के सुनील गंगोपाध्याय ने जबरदस्त आंदोलन किया था, भाषा आंदोलन। मेरी भी एक सेमिनार में उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा कि ये तो तब फिर मेरा गांव क्यों है, क्योंकि वहां पर कोई पंजाबी नहीं है, कोई गुजराती नहीं है, कोई मराठी नहीं है, इसलिए मेरा गांव है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी भी क्लेम करेंगे और अन्य प्रदेशों की आबादी से भी घबराएंगे, तो ये ठीक नहीं है। फिर भी आप बहुमत में हैं, बाकी लोग हैं, लेकिन आपकी छत्र छाया में है, आपकी संस्कृति के साथ है। इस बात को हम लोगों को याद रखना चाहिए। और इसके दबाव को कसमसाते तो हैं, लेकिन उसका आर्थिक कारण भी है और भी कई कारण हैं, अभी सारी तो यहाँ पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि पिछली बार कहा गया था मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सोचा था कि राज्यों के चुनाव में मोदी ब्रांड को कितना इन्वेस्ट किया जाए, ये उनकी शब्दावली है।
और ये पाया गया था कि मोदी जी को इन्वेस्ट नहीं किया जाए, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाए। लेकिन मोदी जी को इस बार पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है कि वो अपनी ये चुनाव की जो लड़ाई है वो सत्ता की सिर्फ नहीं है, ये एक बहुत 100 साल पहले शुरू हुई जो राजनीतिक लड़ाई थी, उस लड़ाई को ये अंतिम समय में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। किसी कीमत पर ये लड़ाई को छोड़ने की नहीं जाएंगे और ये हार को नहीं कबूल करेंगे। डेमोक्रेसी वगैरह इनके लिए सब तमाशा है। सत्ता असल चीज है, सत्ता असल चीज है, उस पर कब्जा इनको करना है। ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। इन्होंने कहा भी है कि किसी भी कीमत पर हमको चाहिए। और ये इसको कितना दिया नहीं दिया, बॉडी लैंग्वेज, शुभेंदु अधिकारी का क्या बॉडी लैंग्वेज देखेंगे? शुभेंदु अधिकारी का कोई बॉडी भी है क्या? बॉडी देखना है तो अमित शाह का देखेंगे। शुभेंदु अधिकारी का तो पूरे चुनाव में तो उनकी सिर्फ पूंछ दिखी है, बॉडी किधर दिखा है? बॉडी तो अभी दिखा है। और जो कटमनी की बात बोल रहे हैं ना, ममता जी कह रहे हैं, जो कटमनी की बात प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उनको अनुभव होगा। पश्चिम सीपीएम के राज में सिंडिकेट शुरू हुआ, ये भी वो सही कह रहे हैं। लेकिन सीपीएम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। जब अभी वो बात करने की बात नहीं, हाँ पैसा लिया जाता था उस समय में। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जब उनके घर में खाने पीने को पैसे नहीं होते थे और मंत्रालय से जाते थे तो बच्चा क्या करेगा, तो कहा गया कि कुछ कुछ शुरू करो, तो उसका विकास एक गलत दिशा में हो गया। कंक्रीट, सीमेंट सप्लाई आदि आदि। ममता बनर्जी उसको रिप्लेस नहीं की है, उसको और पुष्ट की है, और उनके समय में पुष्ट हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो और पुष्ट करेगी और साइंटिफिक करेगी। इसमें कोई दोस्त बिना किसी सिंडिकेट के अडानी दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए। सिंडिकेट नहीं था, बिना किसी सिंडिकेट के अंबानी पेट्रोल पंप बेचते बेचते क्या से क्या हो गए। एक सिंडिकेट धारी का पश्चिम बंगाल में नाम बताइए जो बहुत बड़ा आदमी हो गया हो उस टर्म में। ये सब सोशल कंट्रीब्यूशन होता है जो इनफॉर्मल सोर्सेज से कलेक्ट होते रहता है, और इसको बड़े करप्शन से आप जो शारदा जैसा घोटाला हुआ इस पूरे चुनाव में, जिसको ममता में, एक तो शुभेंदु अधिकारी उधर ही चले गए जो शारदा घोटाला में थे, मुकुल राय उधर ही चले गए। आप जानते हैं सियालदा से बहुत अच्छे इनके जो देवाशीष दा होते थे एमपी, आज कोई उनको देखता है क्या कि कहाँ है वो? बहुत मुश्किल से मदन मित्रा सिर उठा पाया है अपने चुनाव क्षेत्र में। मेरे कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार से लड़ना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार उपजता है पूंजीवाद और लोकतंत्र के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से। क्योंकि हमारे हस्ताक्षर से आपको करोड़ों का लाभ होगा और मेरे देह पर पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। प्रफुल्ल जी, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। वहीं से शुरुआत हो जाती है और फिर तो लाइन लग जाती है। समय खत्म हो गया है, 8:40 हो गया, 8:30 बजे प्रोग्राम। समय अब आप ही का समय है, समय कहाँ से? नहीं, समय खत्म हो गया। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मैं जान रहा हूँ हमारे तमाम साथी आप लोगों को भी दोबारा मैं मौका नहीं दे पाया। कल दिन भर इसी पे चर्चा होगी, तो थोड़ा कल के लिए हम लोग रखते हैं, और बहुत कुछ कल के लिए है बाकी। और कल शाम को इन तमाम चीज़ों पे जिस पे प्रफुल्ल जी कह रहे थे, सिंडिकेट से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मसलों पे बात करेंगे। लेकिन आज तमाम पार्टियों को शुभकामनाएं। कल पिटारा खुलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं जीत किसकी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, प्रशांत जी, जयशंकर जी और रामलेंदु जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असलम भाई जुड़े हुए हैं और ऐसे तमाम साथियों, शिव कुमार पारिक जी देख रहा हूँ, और बंशीलाल धौलपुरिया साहब, अशोक कटियार साहब, AK जी, श्री किरण जी, राजेश कुमार धनखड़ साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज जी जुड़े हुए हैं दानापुर पटना बिहार से, अरीबा सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, और तमाम बहुत